जो नए लोग हैं, नई जनरेशन है, वो अगर लक्की भास्कर या हर्षद मेहता जैसी मूवी देखेंगे तो क्या वो इन्वेस्टमेंट में जाएंगे, ऑप्शन चुनेंगे कि यार हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? या एफएनओ से करना नहीं चाहिए। शुरुआत कहीं ना कहीं आपको इक्विटी से करना चाहिए, छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट से करना चाहिए। साथ ही साथ आपको ट्रेडिंग सीखते रहना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। 6 महीना साल भर आप ट्रेडिंग को सीखिए, समझिए, बैक टेस्ट करिए कि नहीं लॉस से बचना है ना, रिस्की है, नहीं करना है, वरना वही बात है कि आज मेरा इतना शेयर चला जाएगा अकाउंट से, अपॉर्चुनिटी चली जाएगी। तो वैसे मैं अपने आप को रोक लेता हूँ और आई थिंक ये वाला माइंडसेट ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि पैसा वो नंबर दिखता है, बट जब आप उसको सोचते हो शेयर, तो वो आज 10,000 का है, 10 साल बाद कहाँ होगा, 20 साल बाद कहाँ होगा, है ना। मुझे लोग कहानी नहीं बताते कि अगर आपने विप्रो में 1,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिया होता तो आज ये होता। तो 1,000 रुपये उस जमाने में इट यूज टू बी अ लॉट। उस जमाने में 10 रुपये सैलरी हुआ करती थी लोगों की। उसके पीछे भी मतलब देखा जाए ना तो एक विप्रो के अलावा भी बहुत कुछ चीज़ें हैं। आप यस बैंक को ले लो, अगर लगा दिए होते तो क्या होता। आप सुजलोन ले लो, एग्जैक्टली और सुजलोन है, रिलायंस कम्युनिकेशन है, यस बैंक है और आइडिया है। ये शेयर ऐसे हैं जो कि बर्बाद भी कर दिए। एग्जैक्टली अगर ऐसे शेयर में पैसा लगा दिए होते तो बर्बाद भी हो चुके होते। तो इसीलिए बोलते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है, ताकि ठीक है किसी को नहीं पता है कि इस बाजार का फ्यूचर क्या होने वाला है। लाइफ में जब भी कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया, इशू आ गया, है ना, या फिर मान के चलिए कि जहाँ समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या करे, तो वो सारे डिसीजन घाट किनारे बैठ के लेमन टी के साथ, घाट पे मिलता होगा, आप गए होंगे, देखेंगे ना, लेमन टी पीते पीते सोचते रहते कि क्या करना है आगे। और प्रभु की कृपा से मैक्सिमम डिसीजंस अच्छा गया है, एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर टुडे। और आपको बताऊं, मैक्सिमम चीज़ें यहाँ से 6 महीना साल भर बाद वो सारे कॉइन डंप हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। आज से 4 साल पहले बहुत सारे ऐसे कॉइन थे जो बहुत प्रॉमिसिंग लग रहे थे, आज वो एग्जिस्ट भी नहीं करते, आज उसका कोई वैल्यू ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं क्रिप्टो ज़्यादा खतरनाक है, वहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू उस स्तर पे है नहीं। और अगर आप बात करें स्टॉक मार्केट की, जैसे गोल्ड देखिए 85-90,000 हो गया है, तो अगर 10 ग्राम भी खरीदने जाएंगे इतना पैसा है नहीं, तो कैसे मतलब हम गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करके आई थिंक आपको डिजिटल गोल्ड के बारे में सोचना होगा, है ना। गोल्ड ETFs आते हैं। पिछले 6 महीने से बाजार गिर रहा है, तो इस सिचुएशंस को आप कैसे टैकल करते हैं, आपकी थिंकिंग क्या होती है और एक इन्वेस्टर क्या सोचता है इस मार्केट के बारे में? जो स्टॉक आज से 6 महीना पहले 2,000 रुपए का था, अब वो 1,000 रुपए में मिल रहा है। 6 महीना पहले उस स्टॉक पे आपकी नजर थी कि ये मुझे लेना है, आपने विश लिस्ट में डाल के रखा था, बट 2,000 पे आपको नहीं लेना था, आपको निचले स्तर पे लेना था। अब वो 1,000 में मिल रहा है। एक बार जाके डबल चेक करिए, क्या अभी भी आप उसको लेना चाहते हैं? 2 महीने पैसा मतलब कंटिन्यू प्रॉफिट बना रहा हूँ और पता चल रहा है कि एक दिन में खत्म हो गया, तो क्या वो घर ले जा सकते हैं प्रॉफिट, या बस ये बस टाइम पास है मार्केट में? तो तक ना एवरेजिंग लोग सोचते हैं कि एवरेजिंग इज ऑल अबाउट लॉस जा रहा है, एवरेज कर लो, है ना, ताकि थोड़ा सा मार्केट जब स्विंग करेगा तो हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट में एग्जिट का मौका मिलेगा। हम लोग लॉस मेकिंग ट्रेड को एवरेज करना प्रेफर करते हैं। पार्टीज में ये हाल है, पार्टीज में लोग साइड में ले जाते हैं, कैसे है हालचाल पूछते हैं, फिर सीधे स्टॉक में आते हैं, पोर्टफोलियो खोल के थमा देते हैं, बताइए क्या करना है। वैसे तो मैं बहुत ज्यादा एडवर्टाइज है बताता नहीं हूँ कि मैं ट्रेनर हूँ। बस स्टॉक मुझे याद है, मैंने बजाज फाइनेंस का बाई किया था, समथिंग 1000 के नीचे चल रहा था उस दौरान, है ना, वो स्टॉक मैंने बाई किया था। फिर ऐसे धीरे धीरे LNT लिया था मैंने, नेशनल एल्यूमिनियम लिया था मैंने लोअर लेवल पे। तो शुरुआत ऐसे किया स्टॉक। तो शुरुआत में ये होता कि कोई किसी ने बता दिया तो मैं थोड़ा सा अपना हल्का फुल्का रिसर्च कर लिया इंटरनेट पे, 10-20 मिनट देख लिया डेटा वगैरह, एक आध वीडियो देख लिया, समझ आया, इन्वेस्ट कर दिया। जो मैं क्लास में बारंबार बताता हूँ कि अगर आपको ट्रेडिंग में प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट को आप कोशिश करिए इन्वेस्ट करने का। सबसे सेफेस्ट वे है आप ETFs वगैरह बाई करते हुए चलिए, जहां पे अपसाइड और डाउनसाइड रिस्क कम होता है कंपैरेटिवली। आज हमारे साथ है देवानंद पांडे सर, और आज हम उनकी जर्नी के बारे में बात करेंगे, उनके ट्रेडिंग से रिलेटेड सुने अनसुने बहुत सारे किस्से जो कि आपके साथ नॉलेज तो देंगे, साथ में मस्ती भरे इस पॉडकास्ट में बहुत सारे मजे भी आपको आने वाले हैं। तो पांडे सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में, इस वीडियो में। कुछ अपने बारे में कुछ बताइए। थैंक यू सतीश सर फॉर हैविंग मी हियर। बहुत टाइम से हम लोग प्लान कर रहे थे ये पॉडकास्ट का, फाइनली इट्स हैपनिंग, आई एम वेरी ग्लैड। तो बात करें मेरी जर्नी की शुरुआत हुई 2012 में, जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था। और सभी नौजवान की तरह मेरे अंदर भी ये था कि बहुत तेजी से पैसे कमाने, बहुत सारे पैसे कमाने तो इस ड्रीम के साथ मैंने करियर का शुरुआत किया। और इंटरनेट पर रिसर्च करने के दौरान मुझे पता चला कि अगर आप इंडिया में बैठ के $US में पैसा कमा रहे हैं या पाउंड में पैसा कमा रहे हैं, तो जल्दी से आप वेल्थ एक्युमुलेट कर सकते हैं। और इसी दौर में मुझे पता चला इंटरनेशनल कॉल सेंटर के बारे में, जहाँ पे हम यहीं पे बैठ के फॉरेन क्लाइंट्स को सर्विस देते हैं और उनसे उनके करेंसी में चार्ज करते हैं।
वाराणसी में एक कंपनी था, वहाँ से मैंने अपनी काम का शुरुआत किया और वो मेरा पहला जॉब था। फिर आगे चल के मैं लखनऊ, दिल्ली, अलग अलग जगह पे एक जॉब वगैरह किया। करीब 3-3.5 साल एक्सपीरियंस और एक्सपोजर होने के बाद 2015 में मैंने अपनी पहली कंपनी स्टैब्लिश की जिसका नाम था टेक्नो गीक्स। एक सॉफ्टवेयर कंसल्टिंग कंपनी थी जो कि यूएस एंड कैनेडियन क्लाइंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड करती थी। क्या सर्विस देते थे आप वहाँ पर? सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, कोई भी सॉफ्टवेयर बिल्डअप करना है या कोई भी सॉफ्टवेयर अपग्रेड करना है, उससे रिलेटेड चीज़ें थी। फिर वो कंपनी शुरू हो गई। जीवन ठीक ठाक चलने लगा। शुरुआती स्ट्रगल थे बट आगे चल के चीज़ें बेहतर होती रही। आगे चल के 2017 के आसपास मुझे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पता चला, तो वो मेरे लिए बहुत फैसिनेटिंग था। मुझे लगा कि ये अपकमिंग समय में बहुत बड़ा चीज़ होने वाला है, तो क्यों ना मैं इसका भी फ़ायदा उठाऊँ, इसको भी सीखूँ। तो यहाँ से डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, मतलब थोड़ा सा बताएंगे? वेल, मार्केटिंग टर्म से आप लोग अवगत होंगे, है ना। अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में लोगों को जागरूकता फैलाना, वो हुआ मार्केटिंग। जहाँ डिजिटल वर्ल्ड जुड़ गया, मतलब मार्केटिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म के द्वारा करना। डिजिटल प्लेटफॉर्म मतलब जो हम फ़ोन चला रहे हैं, दैट इज डिजिटल, राइट। जो हम लैपटॉप पे काम करें, कंप्यूटर, वो सारा डिजिटल फॉर्म हो गया। तो वहाँ पे जब हम किसी कंपनी के बारे में ब्रांड अवेयरनेस करते हैं, किसी कंपनी के सर्विसेज के बारे में चीज़ों को बताते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, तो वो एक डिजिटल मार्केटिंग का फॉर्म हो गया। बट बहुत सारे लोगों को तो ये पता है कि बस सोशल मीडिया पे रील्स देखना है, टाइम पास करना है, बस उसके अलावा कुछ है नहीं। नहीं, तो सोशल मीडिया में रील्स जो देख रहे हैं ना, उनके लिए उसके अलावा कुछ नहीं। बट जो रील्स बना रहे हैं, जो क्रिएटर हैं, वो एक्चुअली बेनिफिट पा रहे हैं उसका। मतलब सोशल मीडिया से पैसा कमाया जा सकता है? अनडाउटली, नो डाउट अबाउट इट, बिल्कुल बनाया जा सकता है। आप जिस भी चीज़ के बारे में नॉलेज, एक्सपर्टीज रखते हैं, उसके अराउंड आप कंटेंट क्रिएट करिए। और अगर आप लॉन्ग लास्टिंग ये काम कर रहे हैं, इवेंचुअली अगर आप बेहतर कर रहे हैं समय के साथ साथ, तो फॉर श्योर यू कैन मेक मनी। इससे मतलब मैंने ये भी सुना है कि बिजनेस भी ग्रो कर सकते हैं, तो कैसे, क्या प्रोसेस है उसके लिए? डेफिनेटली कर सकते हैं। तो बिजनेस बेसिकली आपके बिजनेस के अराउंड आपके अवेयरनेस फैलाने होंगे। इंटरनेट पे जो हम कंटेंट डालते हैं वो या तो लाइक आर्टिकल फॉर्म में होता है, या तो इमेज के फॉर्म में होता है, या तो वीडियो के फॉर्म में होता है। तो अपने ब्रांड या अपने कंपनी से रिलेटेड, अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड जब आप अवेयरनेस फैलाते हैं इन सारे प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, और ये टेक्स्ट के फॉर्मेट में या फिर इमेज के फॉर्मेट में या फिर वीडियो के फॉर्मेट में, तो धीरे धीरे अवेयरनेस फैलेगा उस बारे में। मतलब गूगल पे हम कुछ सर्च करते हैं, सपोज मान के चलो शूज देखना है, तो उससे रिलेटेड एड आ जाते हैं, तो उसके पीछे भी आप ही का हाथ है क्या? नहीं, उसके पीछे डिजिटल मार्केटिंग का हाथ जरूर है। अब मेरे एजेंसी का हाथ है कि नहीं, वो ब्रांड का नाम सुन के मैं बता पाऊंगा। ओके, मतलब वही काम करते हैं कि जो हम लोगों को चाहिए, हमारी एक पब्लिक की रिक्वायरमेंट है, वही चीज सामने वाले को दिखाई देगी। हाँ, बेसिकली उसको रीमार्केटिंग कहते हैं इस टर्म्स में। तो वहाँ से डिजिटल दौर भी अपना शुरू हुआ। 2017 में मैं डीजी ग्लोब्स नामक एक कंपनी का स्थापना किया, जो कि मेरा सेकंड कंपनी था। जहाँ पे मैं डिजिटल एजेंसी के तहत क्लाइंट्स को सर्विस प्रोवाइड करता था। और इसी बीच जब थोड़ा थोड़ा पैसा कमाने लगे, थोड़ा पैसा सेव करने लगे, है ना, फिर पता चला स्टॉक मार्केट के बारे में भी कि चलो सारा बिजनेस और सारे चीज़ सारे काम तो आप खुद कर नहीं सकते, है ना, सारा बिजनेस आप खुद नहीं कर सकते। तो जो भी व्यक्ति वो बिजनेस कर रहा है, उसके बिजनेस में हम पैसा लगा सकते हैं अगर वो कंपनी पब्लिक है तो, अगर वो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है तो। बट उस आज से 8-10 साल पहले तो अगर देखा जाए तो खैर लोग तो आज भी जुआ बोलते हैं, तो उस टाइम तो माहौल और अलग था। फिर कैसे आपने मार्केट के बारे में सोचा? बात तो सही है। मेरे साथ क्या था कि बहुत अर्ली टाइम से ही मैं विनय सर को जानता हूँ। करीब आई थिंक 16-17 साल हो गए होंगे एटलीस्ट। तो अच्छा बात ये हुआ कि मुझे एक हैंड होल्डिंग मिला। जो भी शुरुआती क्वेश्चंस, डाउट्स या क्वेरीज होते थे, मैं सर से 1-1 बात करता था, समझता था, तो वहाँ से काफ़ी ज्ञान मिला। 2-3 फ्रेंड थे जो कि स्टॉक मार्केट में एक्टिवली निवेश करते थे और लकीली पैसा बनाते थे। तो जब वो अपना फीडबैक देने लगे कि पैसा बन रहा है, बहुत अच्छा है, हाँ, कि लाइक आप भी इन्वेस्ट करो, तो मेरे को वहाँ से एक मोटिवेशन मिला कि चलो इट्स समथिंग लाइक आई कैन डू इट, कि जो भी पैसा मैं सेव कर रहा हूँ उसका एक सर्टेन पार्ट में धीरे धीरे स्टॉक मार्केट में लाऊं और इन्वेस्ट करूँ। चलिए, अच्छी बात है कि आपने मतलब सोच समझ कर इस मार्केट में आए। मतलब ऐसा नहीं कि बस जो सोशल मीडिया पे जो दिखाई देता है उससे इन्फ्लुएंस होकर आप मार्केट में आए, ऐसी चीज़ आपके पार्ट में नहीं है। बहुत अच्छी बात है ये। तो आपने इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया। अब जो नई यूथ है वो कहाँ पर स्टार्ट करे? क्रिप्टो करे या मार्केट इन्वेस्टिंग कहाँ पर करें? वो हो पहले ही क्रिप्टो पे हम लोग जा रहे हैं। तो क्रिप्टो बेसिकली है क्या ना, ये बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। क्रिप्टो आई थिंक बहुत लेटर ऑन आना चाहिए, है ना। शुरुआत आपको, जैसे कि आपने कहा कि शुरुआत आपको स्टार्ट करना चाहिए सबसे पहले कि आप पैसा कमाइए, एक डायरेक्ट सोर्स ऑफ इनकम बनाइए,
है ना। फिर उस पैसे में से जितना आप कमा रहे हैं कुछ पोर्शन खर्चा करिए, कुछ पोर्शन को आप सेव करिए, है ना। जो पैसा आप सेव कर रहे हैं उस पैसे में से अगेन कुछ पैसा आप इन्वेस्ट करिए। अब इन्वेस्टमेंट करते वक्त हमारे मन में सबसे इंपॉर्टेंट जो सवाल आता है वो ये आता है कि हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, है ना, शुरू कहाँ से करें। अगर आप बहुत अर्ली एज में स्टार्ट करते हैं तो इक्विटी के साथ शुरुआत करना बहुत बुराई नहीं है। इक्विटी में भी रिस्क होता है, देयर इज नो डाउट। हाउएवर अर्ली एज में वो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी हमारे अंदर होती है कि ऐसा नहीं कि हमने 10,000 रुपये मार्केट में डाला और वो 10,000 घट के 8,000 हो गया तो बहुत कुछ मेरा गया नहीं। बट ठीक है, आप इन्वेस्टमेंट की अगर बात कर रहे हैं तो क्या लगता है कि जो नए लोग हैं, नई जनरेशन है, वो अगर लक्की भास्कर या हर्षद मेहता जैसी मूवी देखेंगे तो क्या वो इन्वेस्टमेंट में जाएंगे, ऑप्शन चुनेंगे कि यार हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? आई थिंक वो मूवी के साथ साथ उन्हें एग्जाम्पल के लिए वॉरेन बफे, है ना, और जो भी बड़े इन्वेस्टर इंडिया के हैं उनको देखना चाहिए कि व्हाट दे आर डूइंग एज वेल। देयर आर बोथ साइड, है ना, हर किसी का देयर आर टू साइड, वन इज गुड साइड, वन इज बैड साइड, है ना। बैड साइड इजिली ग्लोरीफाई हो जाता है, लोगों के नजर में आ जाता है ना। जहां भी शेयर मार्केट का बात आता है लोग कहते हैं अरे वो देखो फलाने वो डूब गए, उनका पैसा डूब गया, घर बिक गया, है ना। ये वाला नैरेटिव बहुत ज्यादा है। बट जहां पैसा बन रहा है ना वो वाले एग्जांपल्स हम कहीं ना कहीं ध्यान नहीं देते या वो उतना इंटरेस्टिंगली लोग बोलते नहीं। इस पर मैं आपकी बात काटूंगा थोड़ा सा, क्योंकि अगर कोई ट्रेडिंग करता है, ट्रेडिंग मतलब कि जो इंट्राडे ट्रेडिंग डे बाय सेल करते हैं, तो हमेशा जब प्रॉफिट होगा, मतलब आपका भी कोई फ्रेंड या कोई भी XYZ प्रॉफिट होगा तो वही पार्ट दिखाएगा, देखिए 5,000 लगाया था 10,000 कमा लिया। बट अगर वो 50,000 जिस दिन लॉस कर लेगा उस दिन सामने भी नहीं आएंगे। तो मार्केट मतलब ये है कि समाज का हर कोई दिखाता क्या है कि हाँ छोटा सा हो गया तो दिखा दे रहे हैं। अब जैसे मूवी की अगर मैं बात करूं तो हर कोई शॉर्टकट देख रहा है कि यार लक्की भास्कर में वो शॉर्टकट हुआ, हर्षद मेहता में बहुत शॉर्टकट किया, स्कीम किया, पैसा कमाया। अब अगर हम बात करें राकेश झुनझुनवाला के बारे में, वरुण बफे सर के बारे में, कोई इनके बारे में जानना भी नहीं चाहता है। कौन जानना चाहता है? ना कोई ऐसा कोई प्रोड्यूसर है कि जो इनके ऊपर कोई मूवी बनाए। मतलब बताइए ना, क्योंकि लोगों को चॉइस क्या है? शॉर्टकट, इजी तरीका जहां से पैसा कमाया जा सके, और लोग उसमें आते हैं और घुस जाते हैं। बेसिकली है क्या ना कि नेगेटिविटी जो है ना वो थोड़ा लाउड होता है, वो ज्यादा इजीली ग्लोरीफाई हो जाता है। जैसे कि मैंने कहा, वेल कहीं ना कहीं जब आप स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं या शुरुआत कर रहे हैं ना, इमीडिएट आपका गोल वॉरेन बफे या राकेश झुनझुनवाला जी नहीं होंगे ना। इनिशियली आपका गोल क्या है कि ये मेरा पैसा है, मैंने ये कमाया है, कुछ पैसा उसमें से मैंने खर्चा करने के बाद बचा लिया है, ये मेरा सरप्लस फंड है। तो ये फंड हमारे पास ऑप्शन है, या तो हम सेविंग अकाउंट में रखें जहां पे हमें 7% का एक इंटरेस्ट 7-7.5% का मिल रहा है, या फिर इस फंड को हम थोड़ा सा ज्यादा रिस्क लेके, एक्सपोजर लेके स्टॉक मार्केट में, इक्विटी में इन्वेस्ट कर दे। आई थिंक शुरुआत सबको डायरेक्ट इंट्राडे ट्रेडिंग या FNO से करना नहीं चाहिए। शुरुआत कहीं ना कहीं आपको इक्विटी से करना चाहिए, छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट से करना चाहिए। साथ ही साथ आपको ट्रेडिंग सीखते रहना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। 6 महीना साल भर आप ट्रेडिंग को सीखिए, समझिए, बैक टेस्ट करिए, शुरुआत कहाँ से करिए? सीखना है तो कहाँ से शुरुआत किया? शुरुआत के लिए आई थिंक बेस्ट प्लेटफॉर्म है हमारे इन्वेस्टिंग डैडी का। आप जाइए, सिंपली चैनल को सब्सक्राइब करिए, वहाँ पे एक प्लेलिस्ट है। अगर आप यूट्यूब पे लिखेंगे इन्वेस्टिंग डैडी प्लेलिस्ट, वहाँ पे 42 वीडियोस का एक सीरीज है, विनय सर के द्वारा बनाया गया है। लाइक लाइफ चेंजिंग है। अगर कोई उसको एक्चुअली प्रॉपर तरीके से सीक्वेंस वाइज देखे और बताए गए नियमों का पालन करे, आई एम प्रेटी श्योर कि आप धीरे धीरे पाएंगे कि आप एज अ ट्रेडर बेहतर होते जा रहे। प्रॉब्लम कहाँ होती है ना कि हर किसी को जल्दी है कमाने की। जैसे मैं अपनी जर्नी की बात किया, शुरुआत में मुझे भी जल्दी था, है ना। धीरे धीरे समय के साथ मुझे समझ में एक बात आ गई है कि द क्विकेस्ट वे टू मेक मनी इज गो स्लोली। अगर आपको तेजी से पैसा बनाना है, क्या लगता है, आराम से आपने जैसा बोला ना कि आपने भी जल्दबाजी में स्टार्ट किया था, तो मुझे लगता है कि 1% ही ऐसी पॉपुलेशन होगी जो स्लो रिटर्न चाहती है। बाकी तो शुरुआत तो हर कोई F&O या चाहता है कि फास्ट रिटर्न मिले, क्योंकि कहीं ना कहीं जॉब बिजनेस कर रहे हैं, पैसा आ ही रहा है। बाकी अगर हम मार्केट में आ रहे हैं तो इंटेंशन ही ये हो जाता है ना कि यार चलिए एक्स्ट्रा पार्ट टाइम पे जॉब, तो पार्ट टाइम में हम क्या सोचते हैं कि हम थोड़ा सा टाइम दें और एक एक्स्ट्रा पैसा हमारे पास आ जाए। तो वो तो फास्ट हम चाहते हैं कि फास्ट इनकम हमारे पास हो। बात तो सही है, लेकिन उसके लिए समय देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई इंजीनियरिंग पढ़ाई कर रहा है तब जाके उसको एक जॉब मिल रहा है, कोई डॉक्टरी का पढ़ाई कर रहा है तब जाके उसको जॉब मिला है ना, देन दे स्टार्ट मेकिंग मनी। यहाँ पे क्या होता है कि डे 1 से एक्सपेक्टेशन होता है कि ना हम आएंगे और धमाल मचा देंगे एज इफ ना। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ होता नहीं है, है ना। बहुत सारे लोग टिप्स
है ना, टेलीग्राम टिप्स हो गया, एडवाइजरी हो गया, इस चंगुल में फंस जाते हैं। ये कहानी सुन के कि कि इनका इन्वेस्टमेंट 1 महीने में 3x हो गया, किसी का 5x हो गया, ये कहानी सुन के इन्वेस्टमेंट में अगर हम बात करें तो ये देखिए ना कि मार्केट अभी 15-16% गिरा है। जिन्होंने 2 साल पहले एसआईपी की थी वो आज भी माइनस में, तो फिर इन्वेस्टमेंट करने से मतलब क्या है, कैसे करें? बात तो सही है, लेकिन समझने वाली बात है कि जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आप कितने अवधि के लिए कर रहे हैं। मुझे लगता है अगर कोई बोलता है कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए कर रहा हूं, तो लॉन्ग टर्म स्टार्ट ही 5 साल से होता है शायद, 5 साल, 7 साल, 10 साल, है ना। और मार्केट का एक साइकिल है ना, गिरावट, उठा पटक, ये तो कहानी का पार्ट ऑफ द गेम है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि आज से 6 महीना पहले हर कोई ये बात कर रहा था कि इंडियन मार्केट सैचुरेटेड है, ओवर वैल्यूएशन है ना। इंडियन मार्केट में ऐसे ऐसे स्टॉक्स है जो कि बहुत ऊपर के भाव में काम कर रहे हैं, जो कि वो डिजर्व भी नहीं करता उस भाव पे काम करने का। एक करेक्शन आना चाहिए, एंड लुक एट इट, करेक्शन आ गया है। अब लोग कह रहे हैं कि मार्केट गिर गया है, अब क्या करें, है ना। तो ये तो नेचर ऑफ द बिजनेस है। आप हिस्ट्री उठा के भी देखेंगे, ऐसे करेक्शंस आते रहते हैं, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। और पता है पैनिक कौन हो रहा है ऐसे सिचुएशन में? आपने बोला कि लॉन्ग टर्म तो मिनिमम 5 ईयर, तो 2020 से लेकर 2025 ये 5 ईयर कंप्लीट होता है। अब जिन्होंने इस साल ही स्टार्ट किया है तो मेन चीज पेन तो उनको हो रहा है, क्योंकि एक साल में पता चल रहा है कि 15% का लॉस हो गया है। बट अगर वो पिछले 5 साल से करते आ रहे हैं और ओवरऑल देखेंगे तो वो 100 to 100% भी रिटर्न होगा। बट अगर यहां से भी अगर 5 साल देखे, मतलब 2030 तक देखे, तो ओवरऑल क्या मान के चलिए हमको कितना चाहिए CAGR 12%, 12-15%, इससे ज्यादा तो चाहिए नहीं। तो मुझे लगता है कि अगर 2030 तक भी हम देखें तो हमको 50% तो आराम से मिलेगा। वेल, डायरेक्टली हम एज इफ कोई परसेंटेज नहीं कह सकते, शायद उससे बहुत ज्यादा मिले, है ना। शायद जो हिस्ट्री में हुआ हम तो उसकी बात करें, हम कोई कमिटमेंट भी नहीं दे रहे हैं, हिस्टोरिकल डेटा की बात हो रही है। देखिए होता क्या है कि जब आप बाजार में निवेश करते हैं ना, तो ये हिस्टोरिकली पाया गया है कि जो हमारा इंडेक्स फंड होता है, जो निफ्टी 50 इंडेक्स, मतलब इंडिया के टॉप 50 कंपनी के इंडेक्स जो है, वो हिस्टोरिकली आपको 12% CAGR के आसपास रिटर्न दे रहा है। तो अगर किसी को इन्वेस्ट करना है, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है और रिस्क कम लेना है, उनके रिस्क टेकिंग एबिलिटी कम है, सिंपली आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर दीजिए। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको, जैसे आपने बोला ना कि 12%, 15% ही चाहिए, नहीं, शायद किसी को 20% चाहिए, है ना, शायद किसी को 25% चाहिए, शायद कोई ये ड्रीम में है कि ऑप्शन करेंगे, हीरो जीरो एक दिन में डबल ट्रिपल करेंगे ना, सबका अलग एक्सपेक्टेशन है। बट मोर ओवर द लेस, अगर आपको ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट आप कर रहे हो बाजार से, है ना, तो उसके लिए आपको ज्यादा ज्ञान के साथ उतरना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अगर आप 12% रिटर्न एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि इतना मिले, आई एम वेरी हैप्पी, चुपचाप आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करिए, शांति से उसको चलने दीजिए। अभी बाजार गिरा है, 6 महीना बाद भी यहां से उठेगा, तो 6 महीना जो आप SIP करेंगे ना, वो कंटिन्यूअसली इन्वेस्ट होता जा रहा है लोअर लेवल पे। जब बाजार बाउंस बैक करेगा, इसको हम ऐसा समझ सकते हैं क्या कि जैसे बहुत सारे ऐसे हैं क्रिकेट लवर भी होंगे, अभी जो चर्चित नाम है अभिषेक शर्मा, ठीक है, और साथ में हम ले लेते हैं विराट कोहली, ठीक है, आप किस पे दाव खेलेंगे? डिपेंड करता है कि टेस्ट की बात हो रही है, T20 की बात हो रही है, वनडे की बात हो रही है। हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टिंग की। अच्छा, इन्वेस्टिंग की। तो इन्वेस्टिंग में देखिए, वह तो फिर हम बात करेंगे विराट कोहली की। बट विराट कोहली पिछले 3 साल से परफॉर्मेंस उनका डाउन है। इट्स फाइन, बट लुक एट इट, वो 15 साल से कंटिन्यूअसली, ऑलमोस्ट 12-15 साल, एक डेकेड से अच्छा कर रहे हैं। इन्वेस्टिंग में जो लॉन्ग रन में बना रहता है वो अल्टीमेटली जीतता है। आपको खड़े रहना पड़ेगा ऐसे सिचुएशन में। जब बाजार गिर रहा है, आपको सरप्लस फंड है आपके पास, इन्वेस्ट करते रहना चाहिए। हाँ, अब द क्वेश्चन इज कि आपके पोर्टफोलियो में, मतलब विराट कोहली को हम डिफेंसिव स्टॉक बोले? डिफेंसिव तो नहीं कहेंगे, हम मॉडरेट कह सकते हैं। हाँ, वही अभिषेक शर्मा को हम कह सकते हैं कि ना बहुत एग्रेसिव, स्मॉल कैप, हाँ वो कह सकते हैं ना, बहुत ज्यादा एग्रेसिव। अगर चले तो कोई तोड़ नहीं है, और नहीं चले तो कोई मतलब खत्म भी कर सकते हैं। एब्सोल्युटली, तो वो चीज भी सही है, बहुत अच्छी चीज है। और चलिए SIP की अगर बात चली रही है, तो अभी जनवरी फरवरी में 61 लाख अकाउंट्स बंद हो रहे हैं, SIP के लिए क्लोज हुए हैं। तो क्या ये पैनिक सेलिंग है या इसके पीछे का और कोई रीजन है? तो बहुत सारे लोग हैं जो कोविड के बाद ही बाजार में उतरे हैं ना। कोविड से पहले टोटल डीमैट अकाउंट लगभग 5 CR थे, उसके बाद अभी 17 CR हो गए। तो बहुत सारे लोग उस टाइम आए बाजार में। अब क्या है कि वो शायद जो अपना इन्वेस्ट किए थे प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, है ना। कुछ लोगों को ये भी हो सकता है कि उनका जो गोल था, एम था, वो पूरा हो गया, है ना, वो पैसा वहां से विड्रॉल कर रहे। और एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि कभी कभी जब बाजार में पैनिक सेलिंग आती है, कुछ लोग अपने SIP रोकते हैं कि जस्ट वेट फॉर सम टाइम, है ना, कि देखते हैं कि बाजार रिवर्स लेता है, कोई कंफर्मेशन मिले तब एंट्री करें। सो देयर कुड बी मल्टीपल रीजन।
अब इसमें जो भी रीजन हो, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? मुझे ऐसा लगता है कि देखिए इतने डीमेट अकाउंट क्लोज हुए हैं, बट अगर हम फंड की बात करेंगे तो फंड अगर उस डेटा के कंपैरिजन में देखेंगे तो फंड ज्यादा ही आया है ना। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कुछ ऐसी एसआईपी जिनका मैच्योरिटी कंप्लीट हो गया है, कुछ वो भी हैं, कुछ पैनिक सेलिंग भी कर रहे हैं, है ना। पैनिक सेलिंग कौन कर रहे हैं? जो भी लास्ट 1-2 साल में अकाउंट ओपन किए थे। Exactly. और वो भी क्यों ओपन किए थे? दिख रहा है कि बाजार तो अच्छा रिटर्न दे रहा है तो लगा देते हैं। तो वही लोग दिख रहा है कि यार बाजार में लॉस हो रहा है, तो और कहीं तो लोग अब क्रिप्टो में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो कहीं एक ये रीजन भी है कि यहाँ पर पैसा फंसाने से अच्छा है कि क्रिप्टो में चलते हैं। लॉस तो यहीं पर हो रहा है, और क्रिप्टो में अगर रेगुलेशन नहीं है तो ठीक है ना, यहाँ भी लॉस हो रहा है वहां भी लॉस कर लेंगे। तो मुझे कहीं लगता है कि एक ये रीजन भी हो सकता है। Yeah, that could be one of the reason, maybe. चलिए तो बताइए कि सर बनारस में आप रहते हैं, इतनी अच्छी सिटी है, सुकून है वहां पर, तो थोड़ा सा बनारस के बारे में कुछ बताइए सर। तो मैं बॉर्न एंड बॉटअप हुआ कोलकाता में। कोलकाता से फिर मैं आया बनारस। शुरुआती दिनों में मुझे बनारस बहुत अच्छा लगता नहीं था, क्योंकि होता क्या कि जब आप एक सिटी से दूसरे सिटी में आते हो, वो फ्रेंड्स नहीं है, है ना, पूरा एनवायरनमेंट बदल गया, कल्चर बदल गया, भाषा बदल गया, हर चीज है ना। तो शुरुआत में कुछ खास मजा आ नहीं रहा था, बट जैसे जैसे मैं रहने लगा, समय बीतते रहा, तो ऐसा कुछ लगा कि बनारस एक ऐसा जगह है ना जहाँ पे बेसिकली ठहराव है, जहाँ पे आके ना चीजें जैसे रुक जा रही, इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर, है ना। तो अब रहने में मज़ा आ रहा है मुझे काफ़ी हद तक। मैं दिल्ली रह चुका हूँ, कोलकाता तो बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ, काफ़ी टाइम दिल्ली था, मुंबई भी कुछ टाइम रहा हूँ, है ना, बहुत सारा जगह एक्सप्लोर किया हूँ, बट फाइनली सेटल डाउन बनारस में हुआ हूँ, क्योंकि मुझे लगा है कि चलो यही वो जगह है शायद जहाँ पे मैं लंबे टाइम तक समय गुजारना चाहता हूँ। तो दिस इज़ हाउ इट इज़। अब अच्छा लगने लगा है, बहुत सारे फ्रेंड्स हो गए बनारस में, चीज़ें बदल गई हैं वहाँ पे, है ना, जान पहचान बढ़ गई है। तो कभी वहां पर घाट पर बैठ कर ट्रेडिंग करी है कभी आपने? ट्रेडिंग का तो नहीं पता, बट एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि गंगा किनारे घाट पे बैठ के मैंने अपने जीवन के जो बड़े बड़े डिसीजंस है ना लिए। लाइफ में जब भी कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया, इशू आ गया, है ना, या फिर मान के चलिए कि जहाँ समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या करे, तो वो सारे डिसीजंस घाट किनारे बैठ के लेमन टी के साथ, घाट पे मिलता होगा, आप गए होंगे, देखेंगे ना, लेमन टी पीते पीते सोचते रहते कि क्या करना है आगे। और प्रभु की कृपा से मैक्सिमम डिसीजंस अच्छा गया है, एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर टुडे लाइक डूइंग। कभी पोजीशन ले लिए, लॉस में चल रहे हैं, ठीक है, तो उस टाइम पर आप क्या करते हैं? पान खाकर छील करते हैं या कि कुछ और? पोजीशन लॉस में चल रहा है तो मैनेज करते हैं, देखते हैं कि निकलना है कि बने रहना है ना। और आजकल मैं लास्ट 5-6 महीने से जिस प्रकार से वॉलेटिलिटी है, क्लासेस में बहुत सारे लोगों से बात होती है, मतलब क्लास में तो जनरली ऐसी बात नहीं होती, बट फोन पे सर मैं तो पान खा के निकल गया हूँ, जो होगा देखा जाएगा। वो कुछ ज्यादा ही चिलैक्स मोड में बाय द वे। बट मेरे साथ क्या होता है ना कि मैं ट्राई करता हूँ कि उसको बास्केट ऑर्डर में कन्वर्ट कर दूं, कि एक एसएल, एक टारगेट लगा के छोड़ दूं, जो भी आ रहा होगा उसमें से आ जाएगा। आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे। शुरुआती दिनों में मैं ये करता था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो मेरा मैक्सिमम काम है यूएस कनाडा बेस्ड है, तो यूएस कनाडा का जो टाइम जोन है और इंडियन टाइम जोन है बिल्कुल डिफरेंट है ना। तो यहाँ पे दिन, वहाँ पे रात, उल्टा चलता है। तो जब मैं यूएस शिफ्ट करके, नाइट शिफ्ट करके आके दिन में ट्रेडिंग करता था, तो अक्सर होता था कि नींद आ रही है, तो शुरुआती दिनों में क्या करता, पोजीशन है लॉस में चल रहा है, छोड़ देते थे, सो के उठ के देखेंगे, जो होगा देखा जाएगा डे एंड पे। और मैं आपको बताऊं कि 9 out of 10 टाइम लॉस ही होता था। मतलब वो छोड़ के चले जाना फायदेमंद ज्यादा होता नहीं था। तो ये शुरुआती दिनों की कुछ गलतियां थी कि जो होगा देखा जाएगा, कैजुअल वाला ऑप्शन को, पोजीशन को छोड़ के जाना, मतलब बच्चे को, एक छोटे से बच्चे को घर में अकेले छोड़ के चले। वेरी ट्रू। चलिए एक चीज बताइए मुझे कि मार्केट में ट्रेडिंग करना या इन्वेस्टिंग करना, बहुत सारे तरीके हैं। आप चार्ट ट्रेडिंग कर लीजिए, टेक्निकल देख लीजिए, MACD है, RSI है, बोलिंजर बैंड, हजारों तरीके हैं। LTP कैलकुलेटर अलग क्या है उसमें? ऐसा बहुत अलग है। अगर आप शुरुआती सी जर्नी से लेकर LTP कैलकुलेटर को अभी देखें, जिस प्रकार के डेवलपमेंट हुए हैं, अब जिस आसानी से आपको सारा इंफॉर्मेशन एक पेज पे मिल जा रहा है, आपका एनालिसिस बहुत इजी हो जाता है। कहीं ना कहीं जब हम चार्ट और ट्रेंड लाइन की बात करते हैं, या फिर इंडिकेटर्स की बात करते हैं, ये जब आप लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट से चार्ट और ट्रेंड लाइन को देखते हैं ना, तो शायद ये काम करता हुआ आपको दिखाई देगा। बट जब ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट से देख रहे हैं ना इंट्राडे में, उतना इफेक्टिव मुझे कभी लगा नहीं, है ना। और मैं ये पाया कि चार्ट और ट्रेंड लाइन जो है ना, वो हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस के बेस पे डिसीजन मेकिंग है। अब चीजें बदल गई है ना। डेटा इज द फ्यूल।
अब अगर आप लाइव मार्केट डेटा को देख के डिसीजन ले रहे हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग विल बी हायर, क्योंकि आप इमीडिएट देख पा रहे हैं कि अच्छा सपोर्ट यहाँ पे था, अब सपोर्ट खिसक रहा है नीचे, मतलब बाजार नीचे जाने की तैयारी कर रही है, तो यू विल मेक बेटर डिसीजन रादर कि हम कैंडल देख रही है कि बुलिश हैरामी बना है, ऊपर जाएगा और यहाँ सपोर्ट नीचे गया, बाजार फिसल गया। तो इसीलिए आई थिंक डिफरेंट है। लाइव मार्केट डेटा जब भी आप देखेंगे, आप ज्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे बाजार में और आपको क्विक डिसीजन मेकिंग में आसानी होगी। मुझे क्या लगता है बताए कि एलटीवी कैलकुलेटर के बारे में मैं बोलता हूं कि अगर आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा है मत करिए कि काम करेगा नहीं करेगा, बस एक हफ्ता उस वैल्यू को देखिए, अगर बाजार उसी वैल्यू से रिवर्स हो रहा है तो फिर तो भरोसा करना पड़ेगा। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली द बेस्ट वे लाइक बैक टेस्टिंग। क्योंकि कोई तो कुछ भी बोलेगा, मे बी या आप भी या कोई भी मतलब बोलेगा कि अच्छा टूल है, ऑब्वियसली अच्छा ही होगा, बट आप उस वैल्यू को देखिए, क्या बाजार उसी वैल्यू से रिवर्स हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, ले लीजिए, फिर क्या हो जाता है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली आई थिंक एज अ ट्रेडर ना आपको बैक टेस्टिंग करने में मजा आना चाहिए। बैक टेस्टिंग जो है ना वो आपको एक्चुअल रियलिटी बताएगा, वो एक्चुअल आईना है आपका कि क्या हो रहा है ना। तो जब आप शुरू करें, आई थिंक हिस्टोरिकल डेटा, आई थिंक एलटीपी कैलकुलेटर फर्स्ट ऑप्शन चेन एनालिसिस टूल है इंडिया का जिन्होंने हिस्टोरिकल डेटा लॉन्च किया। आई एम नॉट श्योर कि अभी कोई और कर रहा है कि नहीं, है ना, बट फर्स्ट उस टाइम तक तो था जब हमने ये लॉन्च किया था। और हिस्टोरिकल डेटा आने से क्या हो गया ना कि आपको बैक टेस्टिंग में आसानी होगी। तो एज अ ट्रेडर हम क्या चाहते हैं कि टाइम दे बाजार में और एक बार सीखे समझे फिर शुरू करें। अब यहाँ पे हिस्टोरिकल डेटा आने से फायदा ये हो गया कि आपको वेट नहीं करना ज्यादा टाइम का, पुराने डेटा के साथ प्रैक्टिस करिए, पहले अपना कन्विक्शन बिल्ड करिए, एक्यूरेसी को चेक करिए डेमो डीमैट अकाउंट में। जब आपको लग रहा है कि नाउ यू आर रेडी टू ट्रेड इन रियल मार्केट, तब आप जंप करिए। तो कहीं ना कहीं गेम चेंजर है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। चलिए सही बात है, बैक टेस्टिंग खैर जरूरी है, क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो अगर आप चार्ट के थ्रू भी जा रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि एलटीवी कैलकुलेटर पर 1% भी आपको मेहनत नहीं करनी, मतलब बैक टेस्टिंग में। चार्ट पर तो आपको जितना टाइम फ्रेम में आप देखेंगे उतनी ज्यादा मेहनत करनी है। हाँ, उतनी कहानी अलग है। जब ऐसा कुछ पैटर्न बनेगा या सिनेरियो सपोर्ट रेजिस्टेंस पर बाजार आएगा तो आपको देखना पड़ेगा रिवर्स हो रहा है या नहीं हो रहा है। मतलब वो एक लॉन्ग ड्यूरेशन है, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल की जर्नी है, तभी जाकर वो आप डिसीजन ले पाएंगे। एब्सोल्युटली एग्री। कैलकुलेटर में क्या है, पिछले 3 महीने 6 महीने का डेटा देखिए, समझ में आएगा, अगले दिन देखिए कि हाँ बाजार वहीं से हो रहा है या रिवर्स नहीं हो रहा है। चलिए अच्छी बात है, सारी चीजें अच्छी लगी सर आपसे बात करके। कुछ ऐसा कुछ नया बताइए जो कि ऑडियंस को सुन के कुछ नया अच्छा लगे। नया किस क्षेत्र में बताइए कि अभी क्या करना चाहिए, मार्केट इतना पैनिक कर रहा है, क्रिप्टो की तरफ लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो क्या क्रिप्टो की तरफ जाना चाहिए या कमोडिटी मार्केट की तरफ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो क्रिप्टो को मैं इस प्रकार से कहूंगा कि क्रिप्टो स्टॉक मार्केट, जो इंडियन स्टॉक मार्केट बोले, उससे काफी ज्यादा डेंजरस है। आप किसी स्टॉक को बाई कर रहे हो तो वो एक्चुअली कंपनी एग्जिस्ट कर रही है ना, वो कंपनी काम कर रही है ग्राउंड लेवल पे, वो कंपनी ग्रो कर रहा है, अच्छा कर रहा है कि नहीं वो भी आप देख सकते हैं, और फिर उसके बिहाफ पे आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हो कि चलो इस कंपनी में दाव लगाया। क्रिप्टो में एज इफ बहुत ज्यादा कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू है नहीं। अगर आप टॉप दोनों को छोड़ दे, बिटकॉइन और इथेरियम को, है ना, उसके अलावा बहुत सारे कॉइन्स बन रहे हैं, कुछ ना कुछ नए कॉइन्स आ रहे हैं, मीम्स कॉइन आ रहे हैं, सेलिब्रिटी का चेहरा यूज करके, है ना, कुछ ना कुछ नए प्रोडक्ट और चीजें आ रहे हैं। और आपको बताऊं मैक्सिमम चीजें यहाँ से 6 महीना साल भर बाद वो सारे कॉइन डंप हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। आज से 4 साल पहले बहुत सारे ऐसे कॉइन थे जो बहुत प्रॉमिसिंग लग रहे थे, आज वो एग्जिस्ट भी नहीं करते, आज उसका कोई वैल्यू ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं क्रिप्टो ज्यादा खतरनाक है, वहां पे इंट्रिंसिक वैल्यू उस स्तर पे है नहीं। और अगर आप बात करें स्टॉक मार्केट की, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप उस कंपनी, उस ब्रांड को ट्रस्ट करके, उसके काम को देख के देन यू सारे प्रोडक्ट ही उसी के यूज करते हैं। एग्जैक्टली, देन यू मेक अ डिसीजन, देयर इज इंट्रिंसिक वैल्यू, देयर इज अ रियलिस्टिक कंपनी, ये कंपनी प्रॉपर चल रही है। ये मान के चलें कि अगर आपको क्रिप्टो में जाना भी है तो आप इन्वेस्टिंग मत करिए। अगर आपको ट्रेडिंग करना है और ट्रेडिंग का भी अगर अच्छा नॉलेज है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज इन्वेस्टिंग के लिए तो ऑप्शन नहीं है फिर। आई थिंक बहुत सारे लोग क्रिप्टो में इन्वेस्ट किए, ट्रेडिंग में क्या है ना, जैसे ट्रेडिंग आ गया रिस्क बढ़ गई। हाँ वो तो जैसे आप चीजों को होल्ड कर रहे हैं ना, देयर आर लेसर रिस्क। जो मुझे लगता है ना, मुझे लगता है कि क्रिप्टो को आप इस प्रकार से एलोकेट करते हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे अपने पोर्टफोलियो में क्रिप्टो रखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 100 रुपए है, आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो शायद आपके पोर्टफोलियो का 5% आपने क्रिप्टो ले लिया, है ना, हाई वोलेटाइल, हाईली रिस्की, आएगा तो बढ़िया रिटर्न देके जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। अगर हमारे 100 रुपए के पोर्टफोलियो से 5 रुपए चला भी गया, इट्स फाइन।
तो क्रिप्टो को मैं उस नजरिए से देखता हूं कि इट कुड बी अ पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो बट वेरी लिटिल परसेंटेज, बहुत ज्यादा वेटेज आप नहीं दे सकते, क्योंकि ये जो बूम, जो क्रिप्टो में जो बुल रन आना था, ये वो आ गया प्रोसेस है। कब तक करना है? मतलब एक बार 5 रुपए चला गया, दूसरी बार चला गया, नहीं, कितनी बार फिर देना है? छोड़ देना आपको। आई थिंक मतलब आपने उतना लगाया, आपको जो प्रॉमिसिंग जो प्रॉमिसिंग कॉइन्स दिख रहे हैं ना, चाहे वो बिटकॉइन हो, है ना, इथेरियम हो, सोलाना हो, है ना, ये प्रॉमिसिंग लग रहे हैं। देर इज सम इंट्रिंसिक वैल्यू बिहाइंड इट, और रियलिस्टिक दिख रहे हैं, बहुत टाइम से है, तो आप वहां पे कर सकते हैं, बट बार बार नहीं करना है आपको। अपने टोटल कैपिटल के, जैसे फॉर एग्जांपल अभी किसी के पास 10 लाख रुपए है ना, तो 10 लाख का 5% आप मान लीजिए 50,000 रुपीज। सो 50,000 मान लीजिए क्रिप्टो में एलोकेट किए, बाकी 9.5 लाख वो कहीं इक्विटी में इन्वेस्ट किए, है ना, थोड़ा बहुत गोल्ड में इन्वेस्ट किए। इस प्रकार से उन्होंने डाइवर्सिफिकेशन, सेक्टोरियल वाइज, खाली इक्विटी में ही डाइवर्सिफिकेशन नहीं। बाजार में भयंकर गिरावट हुई, गोल्ड का भाव ऑल टाइम हाई हो गया, ठीक है। तो गोल्ड और जो इक्विटी मार्केट है ना, वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलता है ना। जब बाजार गिरेगा तो गोल्ड जो है ऊपर जाएगा, आपके पोर्टफोलियो के वेटेज को संभालेगा। वही ऑन द अदर हैंड जब बाजार से अच्छे रिटर्न आते हैं तो लोग गोल्ड से पैसा निकाल के बाजार की तरफ इन्वेस्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे गोल्ड उस लेवल पे फिर रिटर्न नहीं दे रहा है ना। बट इस बार थोड़ा सा अलग हुआ है, क्योंकि पिछले 3-4 साल में देखें तो इक्विटी भी चला है और गोल्ड भी चला है। हाँ, वो तो है। देखिए गोल्ड का क्या है ना कि साइमल्टेनियसली, स्लोली एंड ग्रेजुअली, धीरे धीरे वो बढ़ता रहता है। एक एसेट क्लास जो बहुत समय से चला बट आ रहा अभी है। जैसे गोल्ड देखिए 85-90,000 हो गया है, तो अगर 10 ग्राम भी खरीदने जाएंगे इतना पैसा है नहीं, तो कैसे मतलब हम गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करके आई थिंक जो आपको उसकी डिजिटल ग्रोथ, हाँ, डिजिटल गोल्ड के बारे में सोचना होगा, है ना। गोल्ड ETFs आते हैं, लाइक गोल्ड बीज, बहुत सारे ETFs है गोल्ड के, है ना, अलग अलग बैंक, अलग अलग AMCs, गोल्ड के मिनिमम funds, इन्वेस्टमेंट कुछ भी आप ले सकते हैं। आई थिंक 50-70 रुपीज का एक ETF 70 रुपीज के आसपास चल रहा है, 70 रुपीज। मैं नाम नहीं बताऊंगा, बट आप 8-10 रुपए से भी लगा सकते हैं। हाँ हाँ, वो देखिए ऑप्शंस होते हैं। बेसिकली क्या है ना कि जब आप ETF बाई करने जा रहे हो, डिपेंड कर रहा है कि वो कितना उसको छोटी साइजिंग करके रखे। अरे जैसे 80,000 10 ग्राम की बात हो रही है ना, 8,000 1 ग्राम की बात हो रही है, तो उसको और छोटा करके मिनिमल साइजिंग रखा गया। जैसे अब 8 रुपीज कह रहे हैं, मे बी 8 रुपीज से ही, तो कहीं से आप शुरू कर सकते हो। ऑल अबाउट कि आप अपने पोर्टफोलियो का कुछ एलोकेशन गोल्ड में भी रखिए। बहुत सारे लोगों को ये टिपिकल इन्वेस्टिंग लग रहा होगा, क्योंकि गोल्ड में कौन इन्वेस्ट करता है, वो तो हमारे दादा पापा के जमाने में किया करते थे, अभी हम लोग क्या ही करें। बट इट्स नॉट लाइक दैट, क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा जो कोरिलेशन स्टॉक मार्केट, इक्विटी मार्केट का और गोल्ड का है ना, जब मार्केट इधर गिरता है तो गोल्ड उधर अच्छा अप्रिशिएट हो जाता है। तो जैसे गोल्ड मान के चलिए 20% इंक्रीज हो गया, अभी 90 है, 20% इंक्रीज हो गया, तो आप ETF कितना मूव करेगा? ऑलमोस्ट उतना, 20%? ऑलमोस्ट, या ऑलमोस्ट। अच्छा, मतलब अगर मैं 200 रुपए लगाऊंगा तो मुझे 20% मिलेगा, 2 लाख लगाऊंगा तो भी मुझे 20 मिलेगा। एब्सोल्युटली, ये तो बहुत सही ऑप्शन है फिर तो। डेफिनेटली। आई थिंक क्यों पता है कि जब आप गोल्ड फिजिकली बाई करते हो ना, तो वहां पे बहुत सारी चीजें, GST पे करना है आपको, है ना। अगर आप कोई ऑर्नामेंट ले रहे हैं तो उसका मेकिंग चार्ज हो जाता है, स्टोर करने की दिक्कत आएगी, मेकिंग चार्ज हो जाता है ना, ऑल ऑफ थिंग। और उसके बाद जब आप बेचने भी जाएंगे ना, तो एग्जैक्ट वो अमाउंट नहीं मिलता आपको, है ना, मेकिंग चार्ज तो मिलता ही नहीं, वो कट जाता है। प्लस जो टैक्सेस वगैरह पे कर रहे हैं, ऑन द टॉप ऑफ दैट उसका भाव थोड़ा सा कम ही आपको मिलता है जो एक्चुअल रेट चल रहा होता है। वहीं अगर आप डिजिटल गोल्ड की बात करें, वहीं अगर आप ETF की बात करें, है ना, यहाँ पे ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है आपको, सीमलेस है। आप मार्केट खुलते ही तुरंत सेल करिए, लिक्विडिटी भी आसान है। हाँ। घर बैठे आपने बेच दिया, अकाउंट में पैसा आ गया। तो आई थिंक डिजिटल गोल्ड के तरफ मूव करना, या गोल्ड बीज के तरफ, है ना, जो ETFs वगैरह है। गोल्ड बीज में बार बार कह रहा हूँ क्योंकि निपॉन इंडिया का बहुत पुराना, सबसे पहले गोल्ड के ETF में से, या फिर निफ्टी का जो ETF निफ्टी बीज है ना, वो बहुत पुराना निपॉन इंडिया ने शुरू किया था। तो जिस किसी के आगे बीज लगा दिया तो वो ETF हो गया, है ना, निफ्टी बीज, गोल्ड बीज, बैंक बीज, समथिंग लाइक। ट्रैकिंग भी प्रॉपर है, मतलब कोई ट्रैकिंग एरर, बहुत बहुत मिनिमम ट्रैकिंग एरर है। चलिए बात को कंटिन्यू करते हैं। पिछले 6 महीने से बाजार गिर रहा है, तो इस सिचुएशंस को आप कैसे टैकल करते हैं? आपकी थिंकिंग क्या होती है, और एक इन्वेस्टर क्या सोचता है इस मार्केट के बारे में? जितना मेरा एक्सपेक्टेशन था कि बाजार कहाँ तक गिरेगा, ऑलमोस्ट बाजार उस स्तर पे आ गया है। मुझे लगा नहीं था कि इतना नीचे आएगा, हाँ। क्योंकि इंडेक्स के मामले में तो लगा था, इंडेक्स टूटा 15%, स्टॉक टूट गया 40, 50, 60%, है ना, वहां पे बहुत ज्यादा तकलीफ लोगों को हुई है। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि एज अ इन्वेस्टर आप कितने साल का पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हो। अगर मैं अपनी बात करूं, अपनी थिंकिंग की बात करूं, तो मेरे साथ ये है कि मेरा एक डायरेक्ट इनकम सोर्स है। आई एम नॉट डिपेंडेंट अपॉन द शेयर मार्केट इनकम, है ना।
और ये जो मैं पोर्टफोलियो होल्ड कर रहा हूँ, शायद मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ टिल आई डाई। अगर मुझे जरूरत ना पड़े तो मैं शायद उसको कभी विड्रॉ ही ना करूँ, वो अकाउंट में पड़ा ही रहे। तो मुझे इस टाइम जब बाजार में ऐसे गिरावट या करेक्शन आती है ना, सबसे पहले जो डाइसी स्टॉक है ना, जो आप किसी छोटे न्यूज के वजह से खरीद लिए थे या फिर किसी ने कुछ बता दिया, आपको लगा कि अच्छा इनको ये प्रोजेक्ट मिल गया, यहाँ पे एक प्लांट ओपन कर रहे, चलो बाई कर लेते हैं, वो सारे स्टॉक जो डाइसी स्टॉक है पहले उसको पोर्टफोलियो से खाली करिए। आप एकदम शॉर्ट वाले बढ़िया वाले स्टॉक जिसमें आप 10 साल 15 साल 20 साल इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं, वो वाले स्टॉक को होल्ड करिए। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, अगर वो स्टॉक आपको निचले स्तर पे दिख रहा है, मतलब जो स्टॉक आज से 6 महीना पहले 2000 रुपए का था, अब वो 1000 रुपए में मिल रहा है। 6 महीना पहले उस स्टॉक पे आपकी नजर थी कि ये मुझे लेना है, आपने विश लिस्ट में डाल के रखा था, बट 2000 पे आपको नहीं लेना था, आपको निचले स्तर पे लेना था। अब वो 1000 में मिल रहा है। एक बार जाके डबल चेक करिए, क्या अभी भी आप उसको लेना चाहते हैं? मतलब अगर चाहते हैं तो आई थिंक वो देखना पड़ेगा कि कहीं उसकी हालत यस बैंक या आइडिया जैसी ना हो जाए। डेफिनेटली आपको क्वार्टरली रिजल्ट्स क्या चल रहे हैं, उस सेक्टर का ग्रोथ क्या चल रहा है, उस सेक्टर से रिलेटेड क्या गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन आ रहे हैं, उस सेक्टर में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, ये सारे चीजों को एनालाइज करना बहुत जरूरी है, जो कि आई एम प्रीटी श्योर कि जो बहुत आसान नहीं होता है, बट कहीं ना कहीं जब आप इन्वॉल्व होंगे, थोड़ा अंदर झांक के देखेंगे तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। तो ऐसे टाइम पे, गिरावट के टाइम पे, मुझे याद है वैसे तो मैं अपने आप को बहुत बड़ा विशेषज्ञ नहीं मानता, मैं जस्ट लाइक अ नॉर्मल ट्रेडर अपना दिमाग दौड़ाता हूँ, देखता हूँ कहाँ क्या पॉसिबिलिटी है। बट मुझे आज भी याद है 1 अक्टूबर लाइव क्लास चल रहा था, और 1 अक्टूबर वाले दिन बाजार बेसिकली सितंबर लास्ट में 2 दिन 26,277 का हाई लगाने के बाद लगभग 400-500 पॉइंट 2 दिन में गिरा था। अक्टूबर 1 क्लास चल रहा था, ऐसे ही किसी ने क्वेश्चन पूछा था उस दौरान कि क्या लग रहा है सर, तो मैंने बोला मुझे तो बियर मार्केट दिख रहा है और मुझे लग रहा है ये गिरेगा। है ना। तो लकीली मैं उस टाइम थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लिया था वो वाले स्टॉक में जो मुझे मतलब रखना नहीं था लॉन्ग टर्म, जो मैं ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट से लिया था कि 3-6 महीना, मैं वहां निकल गया। चलिए इस पॉइंट पर भी मुझे आपसे बात करनी है कि मतलब अगर कोई स्टॉक्स अगर लिया है तो उसको हम कितने टाइम तक होल्ड करें, लाइक कुछ मंथ, ईयर, या फिर 10% 20% किस अकॉर्डिंग आप उसको एग्जिट करते हैं, या तो प्रॉफिट बुकिंग कैसे करें, या इतना बाजार गिर रहा है तो उस सिचुएशन को कैसे डील किया जाए? देखिए, प्रॉफिट बुकिंग का मैंने जो 2 तरीका अपने लिए अपनाया है, मैं वो शेयर करना चाहूंगा। आई थिंक ये लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। नंबर 1 कि कुछ ऐसे स्टॉक होते हैं जो मैं बहुत लंबे अंतराल के लिए होल्ड करना चाहता हूं, बिकॉज मुझे उस कंपनी में बिलीव है, या फिर वो जिस सेक्टर में काम करे वो सेक्टर ग्रोइंग या बूमिंग है, तो ऐसे स्टॉक को मैं बाई करने के बाद काफी लंबे टाइम तक छोड़ देता हूं, और एक डिजायर्ड टारगेट फिक्स होता है मन में कि हाँ, मान लीजिए कि स्टॉक डबल हो गया फॉर एग्जाम्पल, तो मैंने अपना 50% जो ओरिजिनल कैपिटल है वो निकाल दिया, और बाकी जो प्रॉफिट का वाला स्टॉक है उसे छोड़ दिया हमेशा के लिए। उस स्टॉक्स में आप क्या क्या देखते हैं, वो इसी पार्ट में बताएंगे या उसके लिए नेक्स्ट पार्ट लाना पड़ेगा हमें? वेल, वो एक डिफरेंट कॉन्वर्सेशन है, क्योंकि उसमें पूरा फंडामेंटल एनालिसिस की हम बातें करेंगे। बाकी जो अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस चाहिए, वो भी देव सर क्या क्या चीजें देखते हैं उनके पोर्टफोलियो में, और कैसे वो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं और किस स्टॉक्स को होल्ड करते हैं, तो उसके लिए आपको कमेंट्स में लिखना पड़ेगा फंडामेंटल। तो जरूर हम नेक्स्ट पार्ट उसके ऊपर लेकर आएंगे। एब्सोल्युटली। नाउ अब बात करें सेकेंड वे की, जो मैं ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट से स्टॉक को बाई कर रहा हूं, लाइक फॉर एग्जांपल कोई स्टॉक मैंने लिया और वो 20% बढ़ गया, ठीक है। अब मैंने उसको ट्रेडिंग के प्रोस्पेक्ट से लिया था, तो मैं 20% पे इमीडिएट प्रॉफिट बुकिंग की जगह एक 15% प्रॉफिट का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके चलता हूं। उसे जीटीटी ऑर्डर लगा के छोड़ दिया, गुड ट्रिल ट्रिगर, है ना। तो अब क्या है कि 20% पे जो मुझे बुक करने की अपॉर्चुनिटी है उसे मैं 15% पे लगा दिया जीटीटी। अब सपोज वो 10% और भाग गया, देन मैं उस कैप को उठा के फिर 25% पे ला दिया। ऐसे करने से मुझे कभी कभी ऐसा हुआ है कि जो मैं 20% रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा था और वहां पे मैं 60% रिटर्न पा गया हूं, क्योंकि मैं प्रॉफिट बुक करने की जगह नीचे से अपने लॉस को ट्रेल किया हूं। तो अगर ट्रेडिंग के प्रोस्पेक्ट से देखें, एक सर्टेन प्रॉफिटेबिलिटी के बाद आपको उसे कैप करने के बारे में सोचना चाहिए, या फिर अगर आपको लगे कि चलिए इसके आगे अब स्टॉक जाएगा नहीं मोस्ट लाइकली, तो आप वहां प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं। बट जहां पे लॉन्ग टर्म की बात आती है ना, वहां पे आपको लॉन्ग टर्म वे में भी सोचना है, और इस प्रकार के बेयरिश मार्केट में अपने पोर्टफोलियो में ऐसा कोई भी स्टॉक जो डाइसी लग रहा है, वहां से आपको एग्जिट करके निकलना बेहद जरूरी है। अदरवाइज वही होगा कि 1 साल पहले जहां थे आप वहीं आगे खड़े हो जाएंगे। ओके, मतलब अगर देखा जाए कि कोई स्टॉक अगर अपना सपोर्ट ब्रेक कर दिया, हमको दिख रहा है कि यहाँ से 150 पॉइंट और नीचे जाएगा, तो वहां पर जो करंट हमको लॉस हो रहा है वो बुक करके इंतजार करना चाहिए सही बॉटम का। फिर देखिए, अगर वो स्टॉक
आपके पोर्टफोलियो में इस वजह से है क्योंकि वो कंपनी आने वाले समय में कुछ बेहतरीन करने वाली है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं इस कंपनी में मेरा पूरा भरोसा है, तो 10-15%, 20% की गिरावट शायद एक खरीदारी की अपॉर्चुनिटी बनेगी, वहां पे हम लॉस बुक नहीं करेंगे। बट हाँ, अगर मैं उसको ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट से लिया था और फिर मैं देख रहा हूँ कि वो नीचे गिर गया, तो रादर वो पैसे को मैं उस स्टॉक में फंसाए रखूं, एग्जिट करे प्रॉपर एसएल के साथ और वो पैसा कहीं अच्छे जगह पे इन्वेस्ट कर दे। ओके अभी पिछले 2-3 साल में जो बुल रन था, आप रेलवे या एनर्जी में कहीं भी उठा के पैसा डाल दो, पैसा आपका 2 गुना। तो क्या है वो बुल अब खत्म हो गया या अब आने वाला टाइम है? बहुत सारे एक्सपेक्टेशन थे इस बार बजट में, स्पेशली केपेक्स को लेके, है ना, कि अगर वहाँ पे बजट एलोकेशन होगा तो वहाँ पे क्या होगा, बेसिकली ग्रोथ आएगी, है ना, ऑर्डर बुक्स बढ़ेंगे, प्रॉफिट बढ़ेगी कंपनी की और शेयर प्राइस में भी वो इम्पैक्ट आने वाला समय में दिखेगा। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। बजट में एक जो सबसे बेहतरीन चीज़ हुआ है वो हुआ 12 लाख तक का जो टैक्स रिजिम बनाया गया कि 12 लाख से नीचे वालों को कोई टैक्स नहीं देना है। दैट्स द बेस्ट थिंग आई कुड से। उसके अलावा ज़्यादा कुछ दिखा नहीं, स्पेशली केपेक्स वाले डिपार्टमेंट में अगर आप देखेंगे तो ऐसा कुछ ज़्यादा मिला नहीं। दैट इज़ वाई आप देखेंगे रेलवे के स्टॉक्स या एनर्जी के स्टॉक काफ़ी ज़्यादा टूट गए, बहुत ज़्यादा टूट गए। और जो लोग उस उम्मीद में उसको होल्ड करके रखे, शायद 2 साल पहले के जो भाव या 3 साल पहले के जो भाव पे थे वहीं पे आके खड़ा हो गए। आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसा कुछ, जैसे आप तो रिसर्च करते हैं, इतना टाइम देते हैं, फिर आप देखते हैं कि एंट्री मिलेगी या नहीं मिलेगी, बहुत सारी चीजें हम मतलब सोचते हैं। आपके कोई फ्रेंड सर्कल में ऐसा जो तुरंत क्विक प्रॉफिट बना के आ जाता है? है ऐसे लोग, बट आई एम नॉट श्योर कि कितने कंसिस्टेंटली बना रहे हैं, क्योंकि वही वाली बात है, प्रॉफिट करने पे लोग शाउट करके बताते हैं, लॉस करने पे भी चुपचाप वो लॉस लेके भी कभी कभी जाना चाहते हैं, ऐसा भी होता है। तो है कुछ लोग, स्पेशली मैं कहूँगा अगर कम्युनिटी मेंबर्स में, है ना, बहुत सारे लोग जो पुराने मेंबर्स हैं अभी भी टच में है ना, वो क्लासेस के दौरान ना ही ज़्यादा सवाल पूछते हैं क्योंकि ऑलरेडी उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है ना। दूसरी बात, ना ही वो अपने प्रॉफिट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, बट जब इस गुरुकुल टाइप के इवेंट्स में मिलते हैं, ऑफलाइन मिलते हैं और वो अपने जर्नी के बारे में बताते हैं, तो हम पाते हैं कि उनके तुलना में तो मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, दे आर डूइंग मच बेटर, है ना। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं ना जो कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, एंड इवेंचुअली समय के साथ साथ चीज़ें बेहतर होती जाती है अगर आप स्टिक रहे अपने रूल्स के साथ और बने रहे। ऐसे तो बहुत सारे हैं जो पर्सनली मुझे स्क्रीनशॉट देते हैं, डीमेट अकाउंट, वेरीफाइड डीमेट अकाउंट दिखाते हैं, भेजते हैं कि 6 महीने का, और है ऐसे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नो डाउट। और ऐसे बहुत सारे लोग भी हैं जो दिखावा नहीं करते हैं। एग्जैक्टली तो होता है कि प्रॉफिट तो है अगर वो कंसिस्टेंसी बनाए रखे तो। कुछ ऐसा कुछ इंसिडेंट्स या कोई ऐसा मूवमेंट हुआ जो फ्रेंड सर्कल में, कुछ बताना चाहेंगे आप? फ्रेंड सर्कल का मूवमेंट, हाँ, एक इंटरेस्टिंग बात है। बनारस के हमारे फ्रेंड है, नाम नहीं लेंगे वरना वो ज़्यादा फेमस हो जाएगा। तो उसके साथ ऐसा कुछ हुआ कि वो गए गंगा घाट पे, मस्त बैठ के ट्रेडिंग वेडिंग कर रहे थे। हाँ। और उसके बाद इन बिटवीन वो चले गए नहाने, तैराक हैं, स्विमिंग विमिंग करने चले गए गंगा जी में, और कोई ओपन पोजीशन छोड़ के चले गए। वापस जब आए आधे घंटे बाद, पुट का पोजीशन उन्होंने लिया था। हाँ। और बाजार गिर गया नीचे और उनका प्रॉफिट बुक हो गया। तो वो अब उसको डिफरेंट स्पिरिचुअलिटी से लेने गए कि मैं गंगा जी नहाने गया एंड आई मेड अ प्रॉफिट। अच्छा, कृपा वहां अटकी। हाँ, वहां पे कृपा बरसना शुरू हो गया। हाँ। तो फिर उसने मतलब बताया कि ऐसा ऐसा हुआ। आई सेड लाइस, हैप्पी टू हियर दैट। दोबारा ऐसा उन्होंने फिर कुछ ऐसा ट्राई किया कुछ दिन बाद, है ना। तो फिर अगेन वो प्रॉफिट कर दिया। उस दिन हीरो जीरो लगाया, उस दिन प्रॉफिट हो गया। फिर उन्होंने बताया कि यार अगेन मैं प्रॉफिट कर लिया। अब उस व्यक्ति को लग रहा है कि मैंने कोई कोड क्रैक कर लिया है। हाँ। कि बस ऐसे ही करना है और प्रभु का कृपा बरसते रहेगा। कॉल या पुट कुछ लो, गंगा जी में उतरो, स्नान करो, है ना। फिर एक दिन आया कि वो हीरो जीरो के चक्कर में एक्सपायरी में काफ़ी हैवी क्वांटिटी ले लिए, भावुक होके, कि उनको लगा कि नहीं यहाँ पे क्लोजिंग होगा। और वो गए गंगा जी स्नान करने, अपना घूम टहल के तैराकी करके आए और आके देखे इस बार पूरा कहानी जीरो हो गया। ऑलमोस्ट 3 हफ्ते का प्रॉफिट जो था वो चला गया। फिर वो आगे कहानी बताने लगे, हम सुने तो हमें बहुत हंसी आई उस दौरान। और मुझे वही लगा कि मतलब आदमी क्या क्या सोचते हैं ना, कि कैसे हो जाएगा चीज़ें। तो ये सब फनी स्टोरीज है बहुत सारे। इसी पॉइंट पर एक और सवाल मेरा, कि क्या सच में इस मार्केट में प्रॉफिट है या बस ये मिथ है? कि ये चीज़ तो आपने भी सुनी होगी या बहुत सारे क्लाइंट भी बताते हैं कि मैं 1 महीने 2 महीने पैसा मतलब कंटिन्यू प्रॉफिट बना रहा हूँ और पता चल रहा है कि 1 दिन में खत्म हो गया। तो क्या वो घर ले जा सकते हैं प्रॉफिट, या बस ये बस टाइम पास है मार्केट में? आई थिंक कितना भी अच्छा आप ट्रेडर बन जाए, अगर आपको मनी मैनेजमेंट नहीं आता है तो ये होगा। जो इनिशियल डेज में ट्रेडर जो चैलेंज फेस करते हैं वो यही कि धीरे धीरे जब वो प्रॉफिटेबिलिटी में आते हैं, है ना, बीच में एक ऐसा कोई टाइम आता है जब वो हफ्ता भर का, महीने भर का पैसा कमाया 1 दिन में गवा देते हैं। वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है कि थर्सडे का दिन है,
लास्ट में उन्होंने 20 रुपए का प्रीमियम खरीद लिया, वो 10 का हो गया, तो उन्होंने फिर 1000 क्वांटिटी ऐड कर दिया कि चलो 1000 इंटू 10,000, रोज मैं 10,000 का ही ट्रेड करता हूँ एक लॉट, आज उसमें हमें ज्यादा लॉट मिल गया, 10 लॉट मिल गया, 15 लॉट मिल गया। ये प्रॉब्लम है। आपको अपने क्वांटिटी के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। वहीं आता है ये मनी मैनेजमेंट वाला पार्ट, कि अंटिल यू मैनेज योर फंड तब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। और ऐसा झटका आएगा, आप गलत साबित होंगे, है ना। ऐसा कोई भी अश्योरिटी नहीं कि आप लंबे अंतराल तक सही रहे। और मेक श्योर ये करना है कि जिस दिन आप गलत साबित हो रहे हैं उस दिन आप बहुत पैसा नहीं गवा रहे, है ना। एक्सेप्ट करना सीखिए कि आप गलत हैं। यस, वो ईगो में लेके एवरेजिंग बेसिकली होता है ना। एवरेजिंग लोग सोचते हैं कि एवरेजिंग इज ऑल अबाउट लॉस जा रहा है, एवरेज कर लो, है ना, ताकि थोड़ा सा मार्केट जब स्विंग करेगा तो हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट में एग्जिट का मौका मिलेगा। हम लोग लॉस मेकिंग ट्रेड को एवरेज करना प्रेफर करते हैं, जबकि हमें प्रॉफिटेबल ट्रेड्स को एवरेज करना चाहिए, है ना। मतलब पता है हमको कि ये प्रीमियम 0 होना ही है, बट हम उसको फिर भी पैसा लगाया फिर भी कर रहे हैं इस उम्मीद में कि क्योंकि हम देख रहे हैं ऑलरेडी 10,000 का लॉस है, अब 10,000 का लॉस लेके जाना नहीं चाहते हैं, चलो कवर कर ले, थोड़ा सा और क्वांटिटी ऐड कर ले, है ना। फिर शायद वो 10,000 का लॉस घट के 2-3 हजार का लॉस तक आया है, बट वहां पे भी लोग नहीं कि कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाए। कोई तो ये भी सोचे ब्रोकरेज निकल जाए, 500 एक्स्ट्रा प्रॉफिट ले लेते हैं ना। तो वही सब जगह पे लोग फंसते हैं। मार्केट में इमोशंस काम नहीं करते हैं, आपको मर्सीलेस होके काम करना ही पड़ेगा। इफ दिस इज योर लॉस, बुक योर लॉस, एंड गेट आउट ऑफ द मार्केट। नेक्स्ट दिन फिर मौका मिलेगा, नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में डील करेंगे। आज के आज सब कुछ सॉल्व हो जाए, रिजॉल्व हो जाए, ऐसा नहीं होता है बाजार में। ये एक चीज वो भी कर सकते हैं ना कि जो हम प्रीमियम लिए थे वो आउट ऑफ द मनी हो गया तो इन द मनी में ले लीजिए, वही स्ट्राइक प्राइस पर क्यों एवरेज करना। बात हम तो सही वैसे भी मैनेज कर सकते हैं। बात तो सही है। और मुझे लगता है ना ये एवरेजिंग जब हम लॉस करते हैं ना तब लोग एवरेजिंग के बारे में ज्यादा जागरूकता दिखाते हैं, जबकि एवरेजिंग लॉस बुकिंग वाले ट्रेड से निकल जाना भी कभी कभी भला होता है। एवरेजिंग हम करते हैं जब एकदम अश्योरिटी दिखती है, मतलब एकदम क्लियर हमें दिख रहा है कि कि ये तो एकदम बॉटम है, यहाँ से कुछ नहीं नीचे जाना है, तभी हम मतलब एवरेज करें। मतलब अगर आपको 10 बार एवरेज करने का मन करे ना तो शायद आप 2 बार एवरेज करें, 8 बार अवॉइड करें। और अवॉइड क्यों करें, ढूंढे रीजन कि व्हाई शुड आई अवॉइड दिस एवरेजिंग। आई थिंक दैट विल मेक यू अ बेटर ट्रेडर। चलिए, कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी फंक्शन में गए हैं, फैमिली फंक्शन में गए हैं, अब बहुत सारे रिलेटिव, इनको तो पता ही होगा कि आप एक ट्रेनर हैं, मार्केट में 10 साल दे चुके हैं, तो पूछा होगा कि यार भाई हमको यही टिप्स दे दो, शेयर खरीदवा दो। ये तो अक्सर पार्टीज में ये हाल है। पार्टीज में लोग साइड में ले जाते हैं, कैसे है हालचाल पूछते हैं, फिर सीधे स्टॉक में आते हैं, पोर्टफोलियो खोल के थमा देते हैं, बताइए क्या करना है। वैसे तो मैं बहुत ज्यादा एडवर्टाइज है बताता नहीं हूँ कि मैं ट्रेनर हूँ, मैं सिंपली बताता हूँ थोड़ा बहुत कर लेते हैं ट्रेडिंग, थोड़ा बहुत आता है। क्योंकि अब ज्यादा जानकारी देने लगेंगे तो फिर वो ज्यादा रीच आउट भी करने लगेंगे, है ना। तो वो सारी चीजें तो लोग पूछते रहते हैं टिप्स के बारे में। अब जो एकदम क्लोज है ना, उनको थोड़ा बहुत आइडिया बता देते हैं। प्रॉब्लम ये होता है टिप्स देने में, देयर इज अ बिग प्रॉब्लम। सी, अगर कोई स्टॉक 100 रुपए का चल रहा है, मैंने बता दिया कि देखो ये स्टॉक मैंने लिया है, ये 100 रुपए का है, मुझे लग रहा है कि इसका भाव ऊपर जाएगा, और सपोज उन्होंने वो स्टॉक बाई कर लिया, उसका भाव ऊपर चला गया, उनको प्रॉफिट मिल गया, है ना। अगर उन्होंने मुझे शेयर किया कि चलो मैंने लिया, थैंक्स फॉर दैट, इट्स ओके, लाइक आई विल बी हैप्पी फॉर दैट पर्सन, ठीक है। लेकिन अगर वो स्टॉक वहां से नीचे चला गया, भारी भरकम लॉस हो गया, और फिर वो व्यक्ति हमें रीच आउट करके बोले कि अरे मैंने वो लिया था, लॉस हो गया, अब क्या करें, है ना। देन देयर इज अ प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज कि मुझे फिर बुरा लगता है कि यार मेरे चक्कर में उनका हो गया, काश मुझे नहीं बताना चाहिए था। वो सिचुएशन डील करना तब मुश्किल होता है कि चलिए ठीक है, अगर किसी ने 5-10 लाख रुपए लगाए तो समझ में भी आता है, पता चल रहा है 4 शेयर खरीदे थे उनने, अब पता चल रहा है कि उनको सफाई दो कि 100 रुपए का शेयर 80 रुपए आ गया, भाई 4 रुपए के हिसाब से 16 रुपए तो लॉस आ रहा है। तो वही सारी चीजें हैं। बाकी इसीलिए ना थोड़ा सा टिप्स से दूर रहते हैं हम, क्योंकि देखिए अगर मैं श्योर हूं, अगर मैं 100% श्योर हूं कि ये स्टॉक ग्रो करने वाला है, तो आई वुड लव टू शेयर दैट, बट आई एम नॉट 100% श्योर। इवन मैं भी डाइसी हूँ, मतलब आई नो कि द प्रोबेबिलिटी तो ऐसा कुछ कोई नहीं होता है। मतलब हमें लग रहा है कि प्रोबेबिलिटी की देखो ये 70% प्रोबेबिलिटी, 80%, वो भी प्रोबेबिलिटी हम खुद ही डिसाइड कर रहे हैं। देयर इज नो सर्टेन थिंग कि जो एक मीटर है जो कि बता दे कि हाँ 70%, 80%। अभी क्या गर्मी आने वाली है, तो हो सकता है इस बार अभी गर्मी में फ्रिज ऐसी इनकी सेल्स बढ़ेगी, कंपनी के रेवेन्यू बढ़ेंगे, तो हो सकता है कि इनके शेयर्स में अच्छी डिमांड बढ़े, तो आ सकता है आगे आने वाले टाइम पे दिवाली है तो दिवाली के लिए कुछ पेंट्स के शेयर्स है, बहुत सारे ऐसा है कि हम एक प्रेडिक्शन लगा साइक्लिकल जो है, ना सीजनल शेयर, हाँ सीजनल, कि शायद ऐसा हो सकता है, और हो गया तो अच्छी बात है। या हो सकता है कि इस बार हम देखें कि यार एसी है या जो भी चीजें, कूलर है, हो सकता है कि कुछ नया प्लेयर मार्केट में उतर आए।
हो ये भी सकता है कि मान लीजिए जो हमने सोचा था कि वो कंपनी का सेल्स ग्रो करेगा और वो कंपनी का प्रॉफिट ग्रो करेगा, ऐसा हुआ, बट वो शेयर प्राइस में रिफ्लेक्ट नहीं किया। मतलब कंपनी तो ग्रो की बट शेयर के प्राइस नहीं बढ़े, ऐसा भी तो होता है। सो देयर आर लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी इन द मार्केट, है ना। और जब क्या होता है कि जब चीजें चल जाती है तो फिर हमें लगता है कि देखो हमें पता था, मैंने ये सोचा था, इस वजह से हुआ है। क्या पता वो रीजन कुछ और हो जिस वजह से हुआ है, और हम उसको डॉट टू डॉट कनेक्ट करते हैं कि ओके मुझे पता था ऐसा होगा एंड ऑल दैट। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी मार्केट में अनसर्टेनिटी तो बना ही रहता है ना। अगर कोई बहुत लॉन्ग टर्म व्यू रखता है बाजार में, है ना, तब सेफ्टी थोड़ा आता है। इफ यू हैविंग अ लॉन्ग टर्म व्यू, जैसे कोई चाहता है कि हम इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करें आने वाले 10 साल के लिए, तो देयर इज अ सेंस ऑफ सेफ्टी कि 10 साल बाद, है ना, कि इंडेक्स फंड में अगर कोई इन्वेस्ट किया है तो मे बी एक अच्छा रिटर्न बना लेगा। मतलब कोई बोले कि 6 महीने के लिए कर रहे हैं, तो जितना कम टाइम फ्रेम ना उतना रिस्क ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि अगर देखा जाए तो 2008-9 में करेक्शन आए थे, 2014-16 में आए, 20 में करेक्शन आए, और एक और ये करेक्शन अभी हमारे सामने है। तो मतलब ओवरऑल अगर हमने इस मार्केट को देखा तो ओवरऑल तो प्रॉफिटेबल है, बट करेक्शन आते रहते हैं। ये पार्ट ऑफ द गेम, उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। एब्सोल्युटली। अभी इस बार जो करेक्शन है, बाजार इतना गिरा है 15-16%, क्या रीजन हो सकते हैं? देखिए रीजन तो बहुत सारे हैं, और होता क्या कि जब इस प्रकार से बाजार करेक्ट हो जाते हैं ना, तो हम रीजन ढूंढना शुरू करते हैं कि ऐसा है क्या। अभी एक बहुत बड़ा मुद्दा सामने आ रहा है कि जो रुपीस डेप्रिशिएट हो रहा है डॉलर के सामने, तो होता क्या है कि जो FIIs है, सपोज एक US की, है ना, एजेंसी है ना, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर है, वो इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट किया है। अब जो FII इन्वेस्ट किया है उनको एक है कि चलो हमें 15% रेट ऑफ रिटर्न कमाना है, फॉर एग्जांपल वो 15% टारगेट किए। अब वो देख रहे हैं कि डॉलर के मुकाबले जो रुपया है वो वीकेंड डाउन हो रहा है, तो वो जब इंडिया में पैसा लगा रहा है तो पहले तो करेंसी कन्वर्ट हो रही है, फिर इंडियन मार्केट में लग रही है। अब 15% रिटर्न बना लिया और इधर 7-8% डॉलर के मुकाबले डेप्रिशिएट हो गया रुपीज, तब उनको डाइसी फील हो रहा है कि यार इंडियन मार्केट इज नॉट अ गुड मार्केट। क्योंकि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए इंडिया इज जस्ट लाइक अ मार्केट प्लेस, वैसे ही चाइना, वैसे ही जापान, है ना, वैसे रशिया एंड ऑल द वर्ल्ड, उनके लिए पैसा निवेश करने के लिए पूरा दुनिया, पूरा जहान है ना, 200 कंट्रीज है। अब वो आइडेंटिफाई करते हैं कि कहाँ पे रिस्क कम है, कहाँ पे रिटर्न की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है। अगर वहाँ का करेंसी वीकेंड हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि चलो यहाँ से निकलते हैं, थोड़ा एग्जिट करते हैं। दैट माइट बी वन ऑफ द रीजन, है ना, कि जिससे FII काफ़ी टाइम से, लंबे अंतराल से कंटिन्यूअसली सेलिंग पे सेलिंग किया जा रहा है ना। दूसरा, अगर हम इंपॉर्टेंट बात करें, सच्चाई तो ये है कि मार्केट ओवर वैल्यू हुआ तो था, बहुत सारे स्टॉक मतलब निरंतर भागे जा रहे हैं। मतलब स्टॉक मार्केट ऐसा हो गया था बीच में कि बस आप पैसा लगा दो, है ना, और बुल रन पे बाजार है तो बुल रन के दौरान ना घिसे पिटे स्टॉक भी कभी कभी रिटर्न दे देते हैं, और आदमी को लगता है देखो मैंने सही पिक किया, देखो मुझे पता था। फिर जैसे ही वो कहानी बदली, जैसे ही वो बबल फूटा, अभी वो IITN बाबा ने कमेंट किया था कि इस बार पाकिस्तान जीतने वाली है, तो नहीं जीती पाकिस्तान, बट जीत जाती तो भाई रील्स और खतरनाक चीजें मतलब वायरल हो जाते हैं, और नहीं हुआ तो नहीं हुआ, क्या कौन पूछने, कौन जवाब मांगने जा रहा है। तो वही वाली चीजें हैं, वही बात है। बाकी वहाँ पे क्या है कि उनको तो मैं बहुत सीरियस लेता नहीं हूँ, पता नहीं कैसे इतना वायरल हो गए, है ना। और बाकी क्या था कि अब इंडिया जीतेगा या पाकिस्तान, 50-50 पॉसिबिलिटी है, या तो इंडिया या तो पाकिस्तान, मैच है, कोई भी मैच है। तो अब क्या किया उन्होंने, उल्टा दाव खेला, इससे उनकी मार्केटिंग होगी, पाकिस्तान जीतेगा बोला है, लोग कंसर्न हो गए, है ना। अब पाकिस्तान नहीं जीता तो लोग उसमें भी मान लीजिए सोशल मीडिया पे गाली भी बक रहे हैं, फिर भी और अगर गलती से प्रमोट हो रहे हैं, और अगर गलती जीत जाता तो फिर वो तो कि आई नो, मुझे पता था, पैरों में जाके गिर जाते हैं, वही ना, वो चीजें होती है। तो वही सब चल रहा है, क्या किया। बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा। मुझे लग रहा है कि ऑडियंस को बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलेगी। खैर लाइव क्लासेस में और जो भी डिस्कशन होता है वहाँ तो हम सीखते रहते हैं, बहुत कुछ चीज़ें हैं। हम वापस से आते हैं मेन मुद्दे पर कि आप इक्विटी मार्केट में आए, फिर वहाँ से कैसे आप आगे मूव हुए, लाइक मतलब इक्विटी, फिर आप फ्यूचर ऑप्शन कैसे इंट्रोड्यूस हुआ, कैसे आपने यहाँ पर आए, फिर किस तरीके से आपने जर्नी स्टार्ट किया। तो शुरुआत में तो मैंने स्टॉक बाई किया। मेरा फर्स्ट स्टॉक मुझे याद है, मैंने बजाज फाइनेंस का बाई किया था, समथिंग 1000 के नीचे चल रहा था उस दौरान, है ना, वो स्टॉक मैंने बाई किया था। फिर ऐसे धीरे धीरे LNT लिया था मैंने, नेशनल एल्यूमिनियम लिया था मैंने लोअर लेवल पे। तो शुरुआत ऐसे किया स्टॉक। तो शुरुआत में ये होता है कि कोई किसी ने बता दिया तो मैं थोड़ा सा अपना हल्का फुल्का रिसर्च कर लिया इंटरनेट पे, 10-20 मिनट देख लिया डेटा वगैरह, एक आध वीडियो देख लिया, समझ आया, इन्वेस्ट कर दिया, ऐसा वाला चल रहा था। फिर धीरे धीरे, वैसे तो मैं विनय सर को लाइक 15-16 साल हो गए होगा, आई थिंक हम एक दूसरे को जानते हैं। तो मैं लकी था
कि मैं किसी एक ऐसे व्यक्ति को जानता था जो इस मार्केट में बहुत नॉलेज रखते हैं, जो एक जेन्युइन एंड ऑथेंटिक व्यक्तित्व है और जो एक्चुअली एक रिसर्चर है, जो बहुत टाइम से बाजार में रिसर्च कर रहे हैं। तो सर के साथ में टच में ऑलरेडी था। सर उस टाइम क्लासेस लेते थे, बैच में 4-5 लोग 7 लोग पहले से ले रहे हैं कि कैसे? तो बेसिकली मेरा सर का क्या हुआ ना कि मेरा डिजिटल एजेंसी है। हाँ। तो सर को पता चला, तो सर ने कुछ बात बताई कि थोड़ा बहुत डिजिटल हमारा ब्रांडिंग का कुछ भी चीज़ है वो करिए। हाँ। तो शुरू मैंने वैसे किया, कंपनी के लिए वेबसाइट्स बनाना है ना, थोड़ा बहुत सोशल मीडिया प्रेजेंस वगैरह क्रिएट करना। तो इस प्रकार से मैंने सर से जुड़ा। तो मैंने उनसे पूछा कि फिर ये स्टूडेंट आते हैं तो इनका क्लास कब होता है? तो सर ने बताया कि 7 o'clock शाम में। आई सेड ओके, आई एम इंटरेस्टेड, मैं आपका क्लास देखना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला यू आर मोस्ट वेलकम, आइए आप सीखिए। वो एक टाइम था कि 6 to 8 और 8 to 10 क्लासेस चलती हाँ, थी और सर। कॉल करके बुलाना पड़ता था, सर क्लास चल रही, ज्वाइन करिए। एग्जैक्टली। और बैच में मुश्किल से 5 लोग 7 लोग 10 लोग। ये है कि सर का पढ़ाने का रुचि उस टाइम भी उतना था जितना अभी है। शायद आज क्लास में 5000 लोग बैठे हुए हैं जूम में, जूम की कैपेसिटी फुल हो जा रही है। हाँ। फिर भी उतने रुचि से वो पढ़ा रहे हैं। अब हुआ गया कि मैं फिर ज्वाइन किया, देखा, चीज़ों को सीखा, समझा। फिर कुछ ऑफलाइन इवेंट होते थे जहाँ मैं सर के साथ जाना शुरू किया। हम लोग साथ में पटना जा रहे हैं ऑफलाइन इवेंट करने, है ना, कहीं मिर्ज़ापुर चले गए, वहाँ बैठ कर ऑफलाइन इवेंट कर रहे हैं। तो इवेंट के दौरान बहुत सारे स्टूडेंट सवाल पूछते थे कि सर यहाँ पे बाजार है। अच्छी चीज़ बताऊँ मैं आपको, हाँ, कि जिस टाइम जो इवेंट मतलब स्टार्टिंग जो फेज था, जो 2-2 5-5 जो क्लाइंट आते थे, वो आज भी है सबसे अच्छी चीज। एग्जैक्टली। और जैसे अब तो खैर इतना डिस्कशन होता नहीं है किसी से, बट जो पुराने क्लाइंट से जो स्टार्टिंग वाले हैं उनसे आज भी डिस्कशन होता है, आज भी कॉल आते हैं। और क्योंकि उस टाइम पे बहुत कम लोग होते थे तो उनसे बातचीत होती थी और पर्सनली भी अच्छे व्यवहार बने। अभी जैसे सूरत भी गए थे तो वहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनसे भी बहुत सारा डिस्कशन है। नागपुर की फर्स्ट बैच आज भी याद है, सभी के सभी लोग याद है। तो वो एक ऐसा कनेक्शन हो जाता है जो कभी नहीं तोड़ सकते या नहीं उनको कभी भूल नहीं सकते। देखिए ऑफलाइन क्लासेस के थ्रू, इंटरेक्शन के थ्रू ना एक अलग इमोशन, एक कनेक्शन बिल्ड होता है। और बहुत सारे लोग हैं जो काफ़ी टाइम से जुड़े हैं और दे आर डूइंग अमेजिंग, मतलब वो बहुत उच्च स्तर पे खेल रहे हैं, है ना, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। तो ये सब बातें होती रहती थी। अब क्या होता था, जब हम ऑफलाइन इवेंट में जाते थे, कभी कोई स्टूडेंट ने पूछ लिया कि सर यहाँ पे बाजार है, क्या लग रहा है, यहाँ पे कॉल लेना चाहिए या पुट? तो सर बैक सवाल पूछते थे कि आप लोग बताइए क्या करना चाहिए। तो उसमें से मैं आंसर करता था कि सर ये होना चाहिए आई थिंक, मेरे हिसाब से। तो ऐसे कई बार मैंने आंसर दिया। तो सर ने मुझे पर्सनली एक दिन अप्रिशिएट किया, बोला कि आप बाजार को बहुत सही समझ रहे हैं देवानंद, आप कंटिन्यू करिए, आई थिंक आप बहुत अच्छा कर सकते हैं एज अ ट्रेडर भी, है ना। तो शुरू किया मैंने, करने लगा, जो भी अपना जर्नी शेयर करता था सर से कि ये चल रहा है ना, ये प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे लॉस हो गया, क्या गलती किया, सीखते रहा, है ना। आगे चल के फिर एक दौर आया कि मैंने सर को बोला कि आई एम फ्री नाउ एंड आई थिंक आई शुड टेक अप द क्लासेस। तो उन्होंने बोला बिल्कुल, मैं तो ये चाहता हूँ कि आप क्लासेस लीजिए। तो मैंने इंग्लिश क्लास लेना शुरू कर दिया। सर उससे पहले 2-2 क्लासेस लेते हैं, हिंदी अलग, इंग्लिश अलग। अब हिंदी वाले बैच में जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट होते हैं, इंग्लिश वाले में कंपैरेटिवली बहुत कम होते थे, शायद 10% होते थे, है ना। तो वहाँ पे उनका वो टाइम एंड एफर्ट और एनर्जी जा रहा था। फिर हमने बोला कि सर मैं ये टेक केयर कर रहा हूँ। उन्होंने बहुत खुशी खुशी बोला कि नहीं प्लीज़ कैरी ऑन। तो फिर मैं वहाँ से ट्रेनिंग में भी आ गया, जो भी अपना ज्ञान, नॉलेज, जो भी मैं जिस प्रकार से बाजार को देख रहा हूँ वो सारा चीज़ें शेयर करना शुरू किया। वैसे मुझे बहुत पहले से पढ़ाने का और अपने ज्ञान शेयर करने का बहुत शौक था। इवन कोविड के दौरान मैंने एक फ्री कोर्स लॉन्च किया था कि हाउ टू बिल्ड योर वेबसाइट इन 7 days, लाइक हाउ टू बिल्ड योर फर्स्ट ब्लॉग इन 7 days, ऐसा कुछ कोर्स था, फ्री ऑफ कॉस्ट था। करीब मैंने 10,000 स्टूडेंट को उस दौरान फ्री में, कोविड के दौरान, हाउ टू लॉन्च योर ब्लॉग सिखाया। जस्ट 1 week के क्लासेस थे और मुझे मज़ा आ रहा था कि, तो मुझे पढ़ाने का ऐसा शौक था, तो वही चीज़ यहाँ पे इम्प्लीमेंट किए, थोड़ा बहुत सीखे। जब शुरुआती सफलता मिली एज अ ट्रेडर, फिर मैंने सर से डिस्कशन किया और फिर यहाँ से जुड़ गए, क्लासेस वगैरह लेना शुरू कर दिए। चलिए बहुत बढ़िया है सर, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि लोग चाहते भी हैं कि आप कैसे, मतलब आप यहाँ तक पहुँचे, लोग जानना भी चाहते हैं। तो आगे की बातें कंटिन्यू करते हैं। कुछ ऐसा बताइए, क्लास से रिलेटेड ही बात करते हैं, कि आपने किसी क्वेश्चन का रिप्लाई किया और तुरंत उसके बाद सेम क्वेश्चन कोई और नया पूछने आ गया, तो उस टाइम आपका रिएक्शन क्या होता है? ये क्लास से रिलेटेड एक फनी सबसे इंसिडेंट, मैं कल की क्लास की बात कर रहा हूँ। हाँ। कल मैं सेशन ले रहा था और मैं वहाँ पे समझा रहा था कि वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट में क्या अंतर है। तो वहाँ पे कोई शिव नारायण जी थे। मैंने बोला कि चलिए, सपोज शिव नारायण जी एक ऑप्शन सेलर हैं। हाँ। जैसे ही मैंने ये बोला, चैट में कोई मैसेज करते हैं, उनका नाम है हरिओम जी। हरिओम जी कह रहे कि नहीं सर,
वो मेरा फ्रेंड है, वो ऑप्शन बायर है, मुझे पता है, वो सेलर नहीं है। कि अरे आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती रहती है। क्लास में तो बहुत सारी फनी चीज़ें होती है जूम पे, अगर आप चैट पढ़ने बैठ जाए तो फिर हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे कभी कभी, है ना। लोग अपना नाम चेंज करके आ जाते हैं, है ना। कोई परपेंडिकुलर नाम से आ गया कोई स्टीव जॉब्स नाम से आ गया, बहुत सारे फॉरेन नाम, अलेक्जेंडर एंड ऑल दैट। कोई एडमिन लिख के आ गया, कोई सरकारी नाम लिख के आ गया। एक दिन क्लास में तो मैं देखा कि मेरे ही नाम से कोई है। हाँ, है ना, कॉपी मिलेगी आपको। कोई मेरे नाम से आ रहा है और कई बार सर अनम्यूट करते हैं, रिक्वेस्ट भेज देते हैं। हाँ। और पता चल रहा है कि वो अनम्यूट ही नहीं कर रहे हैं तो होता है ये सारी चीज़ें। और तो मतलब जब टीचिंग करते हैं तो क्या मतलब कैसा लगता है? कभी कभी तो ऐसा लगता होगा ना कि नहीं यार बोर हो गया, आज क्लास लेने का मन नहीं है, ऐसा कभी हुआ कि क्या मतलब उस सिचुएशन को कैसे डील करते हैं? वेल, एक चीज़ होता है ना कि हर दिन उसी टाइम पे आप शायद उतना एक्टिव ना रहे। जैसे एक टाइम फिक्स है कि आपका 5 to 6 क्लास है, मे बी उस दिन 5 o'clock आपका सर दर्द हो रहा है, बट आपको क्लास में जाना है, क्योंकि आप नहीं जाएंगे तो पोस्ट मार्केट एनालिसिस कैसे होगा। हाँ। खैर अभी तो नहीं हो रहा, पहले होता था। फिर अगर आप नहीं गए तो फिर क्वेश्चन आएंगे कि देखो आज देव सर गायब हो गए हैं, क्योंकि आज मार्केट उनको समझ में नहीं आया होगा, आज उन्होंने लॉस कर दिया होगा। तो कभी कभी अपने आप को प्रूव करने के लिए आपको जाना पड़ता है ना। यू आर फीलिंग हेडेक, और फिर आप क्लास लेना शुरू किए, देन ऑल ऑफ अ सडन कोई मैसेज आ रहा है कि सर आपका एनर्जी आज डाउन लग रहा है, सर क्या आज आपका लॉस हो गया है तो ये फनी थिंग है, तो हंसी आती है कि यार सर दर्द हो रहा है भाई, हम मशीन थोड़ी है। हाँ। है ना। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती है। बट क्लास की जहाँ तक बात है, हमेशा मुझे लाइक क्लास लेने में, अपना नॉलेज शेयर करने में बहुत मज़ा आता है। आई थिंक दैट इज़ द रीज़न मैं इतने हैक्टिक शेड्यूल होने के बावजूद, इतने सारे चीज़ों को मैनेज करने के बावजूद, आई ट्राई टू मेक श्योर कि मैं 1 घंटा 1.5 घंटा निकालूँ, है ना, और बाकी लोगों से जुड़ा रहूँ। और कहीं ना कहीं ये जो कम्युनिटी है ना, एक बहुत हैवी कनेक्शन बिल्ड हो गया है। शायद हम लोग ऑनलाइन वो समझ नहीं पाते, बट जब हम लोग ऑफलाइन इवेंट में जाते हैं, लोग आते हैं, आपका नाम पूछते हैं ना, आपसे ऐसा बिहेव करते हैं एज इफ यू आर लाइक अ सेलिब्रिटी और यू आर डूइंग ग्रेट। हम तो हमें खुद मतलब लगता है ओवरवेल्म कि इतना रिस्पेक्ट इज फाइन। कोई आके पैर छू दिया और वो मुझसे एज में बड़े हैं तो फिर लगता है अरे नहीं, हाँ अरे क्या पैर क्या छूना, मतलब इट्स ओके, है ना। तो इसीलिए देखिए क्लास में इनफैक्ट हम लोग सभी को सर कह के मैक्सिमम नवाजते हैं। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता अगला व्यक्ति जो वहाँ बैठा है वो कौन है। क्या पता बहुत बड़ा सीए है, क्या पता बहुत बड़े पोर्टफोलियो मैनेजर है, क्या पता वो 100-200 करोड़ के मालिक हैं, बस आए हैं क्लास लेने, सीखने और देखने और भापने। सो यू नेवर नो हु इज सिटिंग ऑन द अदर साइड इन ऑनलाइन क्लास। तो वी ट्राई टू गिव रिस्पेक्ट टू एवरीबॉडी एंड सेम थिंग वापस आती है तो अच्छा लगता है, अप्रिशिएशन आती है तो बहुत अच्छा लगता है। चलिए एक और चीज़, मतलब बहुत सारे लोग ये भी जानना चाहते हैं कि आप अगर क्लास ले रहे हैं और अगर आपने कोई ट्रेड लिया है तो उस टाइम कैसे मैनेज करते हैं? बहुत रेयर होता है। मेरा क्लास वैसे 2:30 से 3:30 है, 2:30 के बाद हम लोग ट्रेड नहीं करते, बट कभी कभी एक्सपायरी वाले दिन मैं कर लेता हूँ, है ना। तो एक्सपायरी वाले दिन ऐसा बहुत बार हुआ कि ट्रेड लिया हूँ, देख रहा हूँ उल्टा जा रहा है, बट क्लास के फ्लो में ना छोड़ दिया कि देखा जाएगा जो होगा, है ना। और कभी कभी वो जीरो भी हो गया कि कोई बात नहीं। आप भी बायस हो जाते हैं कि आपका ट्रेड, आपने कोई बाइंग वाला ट्रेड ले लिया है और आपको क्लियरली दिख रहा है कि बाजार नीचे है, तो कभी कभी आप भी बायस होते हैं या आप न्यूट्रल रहते हैं? इनिशियल दौर पे बहुत ज़्यादा होता था, अभी भी शायद कभी कभी होता है, बट उसको मैं इस प्रकार से डिफाइन करता हूं कि चलो मुझे लग रहा है बुलिश, मैंने कॉल लिया है, इट्स फाइन, यहां तक आ जाएगा तो मैं अपने आप को गलत मान लूंगा। अब मैं एक्सेप्ट करना मतलब शुरू किया हूं। पहले मैं स्टॉप लॉस बिल्कुल नहीं लगाता था, मुझे लग रहा है ये स्टॉप लॉस लगाने की आदत ये लास्ट 6 महीने में मैं बढ़ाई है। उससे पहले मैं स्टॉप लॉस कभी नहीं लगाता था, मतलब मुझे प्रेफर ही नहीं करता था किस बात का स्टॉप लॉस। हाँ, मार्केट जब मेरे स्तर पे आ गया जहां पे मुझे लॉस बुक करना है, मैं डायरेक्ट वहां पे लिमिट ऑर्डर या मार्केट ऑर्डर से एग्जिट करता था, है ना। बट वो पहले से प्री डिफाइंड स्टॉप लॉस में नहीं लगाता था। अब जिस प्रकार से वीकली एक्सपायरीज बंद हुए हैं, निफ्टी में सबका ध्यान है क्योंकि निफ्टी में वीकली एक्सपायरी है और सेंसेक्स में उधर है, तो तब से आप देखे होंगे वॉलेटिलिटी 200-200 पॉइंट का कैंडल बनना एक आम बात। 100-150 पहले ये 6 महीने में 1-2 बार होता था, अब महीने में 2-3 बार हो जा रहा है। तो उस वॉलेटिलिटी को मैनेज करने के लिए, बेसिकली रिस्क को मैनेज करने के लिए अब मैं एसएल और टारगेट लगा के चलता हूँ। बायस्ड हो भी गया तो क्या, जब मेरा वो पोजीशन लाइक यू नो उस लेवल पे आने के बाद स्क्वायर ऑफ हो जाएगा, देन आई फील लाइक कि हाँ बाद में रियलाइज होता है कि क्या गलती थी, क्या खामियां थी, है ना। तो इस प्रकार से इनिशियल डेज पे ज्यादा था बायस्ड। इनिशियल डेज पे बोला होता है ना कि एवरेजिंग, 100 का लिया 80 एवरेज करो, है ना, फिर 60 है और एवरेज करो। इनिशियल डेज पे देखिए हर एक व्यक्ति का वो हाल होता है शुरुआती दौर में। और अगर कोई बोले कि उसका नहीं हुआ तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। हाँ, ये फिर सीधी सी बात है कि ऑप्शंस में अगर हमको जब नॉलेज नहीं होता है तो हम भी सस्ते प्रीमियम में ढूंढते हैं,
कि यार कोई 100 रुपए का स्टॉक है, अगर 10 रुपए का प्रीमियम मिल रहा है तो क्यों ना खरीदे। और पता है ये सस्ता प्रीमियम में लोग ये सोच के जाते हैं ना कि लॉस कम होगा, हाँ, बट लॉस श्योर होगा ये वो नहीं सोच ये पा नहीं रहे सोचते। कि लॉस आपका पक्का है, क्योंकि 10 घोड़े में रेस हो रहा है। आप जो पीछे से 9वां है, मतलब 9th नंबर पे, उस पे पैसा लगा रहे हो, या फिर आप जो 2nd या 3rd पे लगा रहे हो, तो प्रोबेबिलिटी 2nd या 3rd को विन होने में ज्यादा है, हाँ। रादर कि आप 9वें घोड़े पे लगा रहे हो जो कि रेस से बाहर हो चुका है, बट जस्ट बिकॉज आपको 1:10 का उसका बिडिंग प्राइस कम है, 1:10 का बिडिंग लग रहा है, आपको रिस्क रिवॉर्ड अच्छा लग रहा है, हाँ। और आपको लग रहा है 5 का प्रीमियम 10 होने में टाइम नहीं लगेगा, बट वो बहुत रेयर होता है ना, तो वहां पे दिक्कतें तो आती हैं फॉर श्योर। ओके, तो मतलब सिंपल है कि सीधी सी बात है कि आपको लर्निंग लेना पड़ेगा। और एक और चीज़, चलिए यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर है जो कि बहुत अलग अलग चीज़ें, कहीं डेली प्रॉफिट दिखा रहे हैं कि देखिए इतना प्रॉफिट हो रहा है, ये हो गया, लग्जरी लाइफ है, तो उससे उसको कैसे मतलब जज किया जाए कि कौन बंदा सही है कौन गलत है। देखिए जज करना बहुत मुश्किल है। अभी मैं रिसेंटली दिल्ली में एक फ्रेंड से मिला था, वो भी छोटे मोटे इन्फ्लुएंसर ही है मान लीजिए। उन्होंने मुझे ना एक सॉफ्टवेयर दिखाया जो किसी भी डीमैट का क्लोन है ना वहाँ पे, और वो क्लोन में प्रॉफिट, पीएनएल, वो सब कुछ चीज़ें मैनेज करके दिखा सकते हैं। मतलब आपको लगेगा रियलिस्टिक है ना, बट वो है नहीं। मैं भी देख के शॉक हो गया, क्योंकि मैं डिजिटल मार्केटिंग फील्ड से हूँ, मैं डेवलपमेंट को समझता हूँ, तो मैंने देखा कि पूरा क्लोन करके बंदे रख दिए कि जो चाहे वो दिखा सकते हैं। अब प्रॉफिट स्क्रीनशॉट के बारे में मेरा जो मानना है मैं आपको साफ बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक ट्रेड लिया, आपकी क्वांटिटी 75 है, आपने 100 पॉइंट बुक किया, 100 पॉइंट प्रीमियम में बुक किया, हाँ। तो आपका प्रॉफिट हो गया 7500। ठीक है, वही ट्रेड मैंने लिया, बट मेरी क्वांटिटी जो है वो है मान लीजिए बहुत ज़्यादा, मैंने 20 लॉट लिया, आपने 100 पॉइंट प्रीमियम में लिया है ना, बट मैंने 85 पॉइंट लिया, बट मेरा प्रॉफिट quantity- ज़्यादा है, हाँ। मेरा प्रॉफिट ज़्यादा है। तो स्किल किसके पास ज़्यादा है, जो 100 पॉइंट कैप्चर किया कि जो 50 पॉइंट? ऑब्वियसली 100 वाला ही, 100 वाला, बट प्रॉफिट में वो रिफ्लेक्ट हो गए तो आ नहीं रहा है। सो कोई भी बोलता है कि मैं प्रॉफिट किया, तो मेरा क्वेश्चन था कितना पॉइंट लिया आपने, चाहे स्पॉट में चाहे प्रीमियम में। हाउ मेनी पॉइंट यू कैप्चर्ड, दैट मैटर द मोस्ट, ना कि हाउ मच मनी यू मेड। आप ऑप्शन करते हैं या फ्यूचर करते हैं? वेल, इंडेक्स की बात करें तो ऑप्शंस प्रेफर करता हूं मैं ज़्यादा, और अगर स्टॉक की बात करें तो फ्यूचर्स। ओके, स्टॉक्स में फ्यूचर में करते। ओके, तो क्या मतलब अगर एलटीवी कैलकुलेटर पर मतलब अगर स्विंग ट्रेड करते हैं तो कितना % एवरेज मिल जाता है? मैं उसको परसेंटेज के मतलब एज ए परसेंटेज के बाउंड्री में नहीं रखता हूँ कि मुझे इस ट्रेड में 3% चाहिए या 5% चाहिए ना, एज इफ नहीं। मैं उसको इस प्रकार से देखता हूँ कि वॉल्यूम का बिल्डअप्स, ओआई का बिल्डअप्स कैसा बन रहा है ना, क्या मैं इस पोजीशन को आगे कैरी करना चाहता हूँ कि नहीं। मान लीजिए कहीं पे मुझे ओआई स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, बॉटम दिख रहा है, मैंने बाई कर लिया, हाँ। और नेक्स्ट दिन मैंने देखा कि जो नीचे का ओआई 50 था वो 60 हुआ, अगले दिन देखा कि अरे 65 हुआ, फिर वहां से मैं निकल लेता हूँ, है ना। फिर वहां पे मैं टारगेट पूरा एक्सपेक्टेशन, डेटा के अकॉर्डिंग पूरा डेटा ड्रिवन है। इवन कभी कभी 1% प्रॉफिट में भी खुश हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ से लॉस भी बुक करते कभी कभी डेफिनेटली पार्ट ऑफ द गेम है, लॉस तो नहीं, book कभी करते हैं। ऐसा नहीं लगता कि यार मेरे को तो मार्केट में 10 साल हो गया, 12 साल हो गया, मैं लॉस बुक क्यों करूं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा सोचेंगे पहले तो फिर- कभी? नहीं, ऐसा सोचेंगे ना तो फिर पूरा पोर्टफोलियो साफ हो जाएगा, पूरा डीमैट साफ हो सकता है। ये वाला थॉट तो बहुत भयानक थॉट है। सच्चाई तो ये है, जितना ज्ञान बढ़ता है उतना डर बढ़ता है, उतना आप जागरूक होते हैं। हाँ, ये कम बात सही ज्ञान है। में ना आप सोचते हैं कि मुझे सब पता है ना। वो मेढक वाली कहानी, जो कुएं में है उनको लग रहा है ये कुआं ही पूरा दुनिया सब कुछ है, हाँ। है ना। जब कुआं से बाहर निकले देखे अरे ये तो पूरा अलग दुनिया चल रहा है। तो मुझे लग रहा नहीं कि जितना मेरा नॉलेज और एक्सपीरियंस बढ़ रहा है उतना मैं एज अ ट्रेडर बेहतर हो रहा हूँ, उतना मैं चीज़ों को समझ रहा हूँ, और बायसनेस कम हो रही है, उतना अटैच्ड नहीं रहता हूँ ट्रेड से कि ले लिया तो प्रॉफिट ही करना है ना। डिटैच कर लिया अपने आप को, कोशिश करता हूँ जहाँ प्रॉफिट मिलने की अपॉर्चुनिटी है उसको बुक करे, नहीं समझ में आता है काट के निकल जाता हूँ, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। अगर आपको 2 लाख रुपए दे दिया जाए तो कैसे उसको ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में कैसे मैनेज करेंगे? 2 लाख रुपए दे दिया जाए, सबसे पहले तो ट्रेडिंग तभी शुरू करेंगे जब हम प्रॉपर सीख के एटलीस्ट 1 महीना 2 महीना बैक टेस्टिंग करके डेमो डीमैट अकाउंट में लाइव ट्रेड करके प्रॉफिट बना लूंगा, तभी मैं रियल ट्रेड शुरू करूंगा। ठीक है। जब तक ये नहीं करूंगा तब तक रियल ट्रेड में पैसा नहीं जाएगा। सपोज मेरे पास 2 लाख रुपए है, तो मैं तो मान लीजिए ट्रेडिंग शुरू भी करेंगे तो उसमें 20,000 रुपये एलोकेट करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। बचा 1,80,000, 1,80,000 को 4 से डिवाइड कर देते हैं, है ना। तो मैं वो जो 4 से डिवाइड किया, 4 पार्ट में उसको बांटा, 1 पार्ट में इन्वेस्ट कर दूंगा जो भी अपने फेवरेट स्टॉक अपने प्राइस के हिसाब से रेंज में है। शुरू में मैं 5-7 स्टॉक चूज करूंगा, है ना, उस पूरे कैपिटल का
मतलब 25%। 80-90% आप स्टॉक्स में जाएंगे। हाँ एब्सोल्युटली, शुरुआती दौर में। और जैसे जैसे फिर ट्रेडिंग में हम बेहतर करते रहेंगे, आई थिंक 6 महीने बाद फिर 1 लॉट का 2 लॉट कर लेंगे, साल भर बाद 2 का 4 भी करेंगे। कभी कभी अच्छा अपॉर्चुनिटी दिखा तो बीच बीच में अगर थोड़ा अच्छा रिस्क कर रहे हैं तो लेंगे। फिर तो 2 लाख से कुछ निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम कमा ही लेंगे। एक्चुअली सच्चाई तो ये है कि अभी मैंने वो वीडियो देखा था आपका और आशियाना मैम का, कि 1 लॉट में कुछ 920 स्ट्रेटजी में 20-25,000 प्रॉफिट कुछ है ना, देखा मैंने, बोला कि एक सिंपल रूल बना गया है, आप उस रूल को फॉलो कर रहे हो, आप कंसिस्टेंट हो अपने इन्वेस्टमेंट के साथ, एंड यू आर मेकिंग मनी। 1 लॉट से आप इतना अगर बना रहे हैं, अच्छा वो हर महीने नहीं होगा, मे बी किसी महीने ज्यादा होगा, किसी महीने कम होगा। मैंने इसी पर एक वीडियो भी बनाया था और उसमें मैंने क्लियरली लिखा था कि आपको 6 महीने बैक टेस्ट करना है। अगर आपको लग रहा है कि ओके है, हाँ मैं प्रॉफिटेबल हूँ, करिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी सीखिए। सच्चाई है, ये फैक्ट है। और मेरे हिसाब से एलोकेशन आपका होना चाहिए, प्रॉपर इक्विटी में। वो भी बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि 2 लाख लाए तो सीधे 2 लाख इन्वेस्ट कर दिया और बाजार वहाँ से 10% करेक्ट हो गया तो फिर वो परेशान है, क्योंकि उनके पास सरप्लस फंड नहीं है डालने के लिए। सो आप पूरे कैपिटल को कम से कम 4 टुकड़ों में बांटिए, 1 टुकड़ा इन्वेस्ट करिए, थोड़ा और गिरे, थोड़ा और इन्वेस्ट करिए, क्या पता ना गिरे, वहाँ से ऊपर चला जाए, कोई बात नहीं। आपका पूरा मनी इन्वेस्टेड नहीं होना चाहिए, आपके पास एक्स्ट्रा फंड होना चाहिए। कहीं अपॉर्चुनिटी दिखे तो उसके लिए पैसा तो होना चाहिए ना, तब आप बाई करेंगे। तो आई थिंक मैं 20,000 रुपये ट्रेडिंग के लिए साइड करूंगा, और जब तक बैक टेस्टिंग करके सफल नहीं हो जाऊंगा, या फिर जब तक डेमो डीमैट अकाउंट में प्रॉफिटेबल नहीं हो जाऊंगा, तब तक रियल ट्रेडिंग नहीं शुरू करूंगा, और बाकी का पैसा मैं थोड़ा थोड़ा इक्विटी में इन्वेस्ट करना शुरू करूंगा। मैंने कुछ आपके वीडियो देखे हैं आपके यूट्यूब पर, कुछ एक्सेल सीट आप ऐसे कुछ बना रहे हैं, कुछ नंबर लिख रहे हैं, वो क्या है, मतलब जरूरी है क्या हमारे लिए? देखिए, मैं शुरुआती दौर में ट्रेडिंग में बहुत कैजुअल था, उसका मुझे भुगतान भी हुआ था। थोड़ा सा छोटा सा कहानी बताऊंगा कि मेरा शुरुआत हो गया था 2015-16 में, क्रिप्टो में शुरू किया था मैंने, क्रिप्टो से। अच्छा। जैसे ही मैंने क्रिप्टो स्टार्ट किया, उस टाइम आई थिंक 64,000 के आसपास क्रिप्टो था। 64,000 USD नहीं, 64,000 INR, 64,000 रुपये का 1 बिटकॉइन था। तो मैंने वहाँ इन्वेस्ट किया और धीरे धीरे समय के साथ वो बेसिकली 4 गुना हो गया था। तो मैं वो पैसा विड्रॉ करके फिर इंडियन मार्केट में ट्रेडिंग शुरू किया कि चलो अब इस पैसे से ट्रेडिंग करते हैं। तो शुरुआत में क्या था ना कि मेरा वो टेंडेंसी कैजुअल था कि अरे ये तो मेरा प्रॉफिट का कमाया हुआ पैसा है, और बाजार तो पहले पैसा लेगा गुरु दक्षिणा, है ना, लॉस तो होगा ही, और कमाया हुआ पैसा है देखा जाएगा। वो वाला दौर था कि ट्रेड लिए लॉस हो रहा है, बंद करके सो गए, नाइट शिफ्ट करके, उठ के देखेंगे और उठ के लॉस ही होता था, है ना। फिर बाद में मैं ये एनालाइज किया कि ट्रेडिंग बेसिकली एक प्रॉपर बिजनेस है। इट्स नॉट जस्ट अ नॉर्मल थिंग, इट्स अ बिजनेस। और कोई भी आप बिजनेस जब करते हैं उसका लेखा जोखा तो रखते हैं, है ना, प्रॉफिट क्या हुआ, लॉस क्या हुआ, कितना कैपिटल डाला। तो ये पूरा लेखा जोखा रखने के लिए हमने एक ट्रेडिंग जर्नल बनाया था, जिसमें आप अपने इंट्राडे के पोजीशंस की एंट्री करेंगे, है ना। फिर जो भी आप इक्विटी में बाइंग कर रहे हैं उसकी भी प्रॉपर मेंटेन करेंगे शीट वगैरह। तो इससे होगा क्या ना, पहली बात कि जो मिस्टेक्स हो रही है वो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। दूसरी बात क्या है कि आपको पूरा बिजनेस को इवेल्युएट करना है, तो चीज़ें आसान हो जाती है। डेटा रहेगा तभी आप सब चीज़ें कर पाएंगे, है ना। गलतियाँ भी समझ पाएंगे, कौन सा चीज़ आपके लिए, आपके हित में है, बेहतरीकरण के लिए, वो भी आप समझ पाएंगे। तो और मुझे लगता है खास ये उनके लिए जो हर महीने पैसा डुबोते हैं, फिर सैलरी आती है, फिर लेकर आते हैं, तो शायद वो रियलाइज होगा कि यार इतने पैसे में, या तो देखिए अगर ट्रेडिंग में सक्सेस होना है तो आप लर्निंग कर लीजिए, और नहीं हो रहे तो फिर काय के लिए इतना दिमाग लगा रहे हैं, FD RD करके खत्म करिए सब चीजें। बात FD RD की भी है, और बात ये कि समझने की कि हर कोई पैसा कमाने के लिए आता है। कोई भी ऐसा सोच के नहीं है कि जो लॉस करने आ रहे हैं बाजार में, हर कोई कमाने के लिए आ रहा है। तो कमाई कर पा रहे या नहीं, और अगर कमाई नहीं कर पा रहे तो उसके कारण क्या क्या है, क्योंकि जब कारण पता चलेगा तब तुम उसको रिजॉल्व करेंगे ना। तो वो कारण पता करने के लिए आपको फॉर श्योर अपना ट्रेडिंग जर्नल, मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको एक डायरी, ऑफलाइन नोट भी, कि आज का पूरा दिन कैसा रहा, जो भी चीज़ें आपने अच्छा किया हुआ मेंशन करिए, है ना, ताकि वो चीज़ें आप बार बार दोहराएं। नेक्स्ट टाइम जो भी आपने गलती किया वो मेंशन करिए, ताकि वो चीज़ें आप कम करें। तो ऐसे आपको चलना पड़ेगा, आई थिंक, तभी वो बिजनेस ड्रास्टिकली ग्रो करेगा और आप बढ़ोतरी की तरफ बढ़ेंगे। ओके, सपोज प्रॉफिट हुआ, ठीक है, तो क्या करते हैं, उसको तुरंत विड्रॉ करते हैं या इक्विटी में शिफ्ट करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं? शुरुआती दौर में ये था कि एक सर्टेन अमाउंट है, फॉर एग्जांपल मैं 50,000 रुपये से ट्रेड कर रहा हूँ, और जब वो 50,000 लाइक 70 हो गया, 80 हो गया, तो विड्रॉ करता था, और विड्रॉ करके
कभी कुछ मतलब स्टार्टिंग में मुझे याद है कि एक बार मैंने ट्रेड किया था इनिशियली और प्रॉफिट किया तो टैब बाई कर लिया। हाँ। फिर मैं सबको बताने लगी ये जो टैब देख रहे हो ये मेरे ट्रेडिंग की कमाई है, ठीक है। 2 4 5 10 लोगों को बताया। अब क्रिप्टो से कार भी खरीदे हैं। और फिर क्या हुआ, कहानी बताया आपको। फिर क्या हुआ कि मैं उतना ही पैसा एक दिन में लॉस कर दिया। हाँ। फिर मुझे लगा कि मैंने ज्यादा लोगों को तो बताया नहीं दिया कि प्रॉफिट है, देखो ये फ्री का पैसा है, ये मैंने ट्रेडिंग से कमाया। फिर मेरे को रियलाइज हुआ दिस इज नॉट द राइट वे, दिस इज नॉट द राइट अप्रोच टू डू इट। तो मुझे जो पैटर्न अच्छा लगा है जो कि मैं क्लास में बारंबार बताता हूँ कि अगर आपको ट्रेडिंग में प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट को आप कोशिश करिए इन्वेस्ट करने का। सबसे सेफेस्ट वे है आप ETFs वगैरह बाई करते हुए चलिए, जहाँ पे अपसाइड और डाउनसाइड रिस्क कम होता है कंपैरेटिवली इंडिविजुअल स्टॉक के तुलना में। तो मेरा है कि जैसे मैंने प्रॉफिट किया, मैं उसी दिन शेयर बाई कर लेता हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ 15,000 या 20,000 रुपये इक्विटी से लो, ठीक है। लॉस हो गया तो 1 साल 6 महीने लर्निंग को दे दो, और प्रॉफिट होता रहे तो वापस इक्विटी को रिटर्न करते रहो, शेयर खरीदते रहो। बहुत सिंपल। तो उससे क्या होगा, वेल्थ भी क्रिएट होगी। और हम कभी भी ये नहीं कि हम बड़ा लॉस करें, नहीं, बड़ा पॉसिबल ही नहीं होगा ना, क्योंकि सिंगल डबल लॉट में ट्रेड कर रहे हैं। और जब धीरे धीरे कैपेबल हो जाएंगे 1 साल 2 साल 3 साल, क्योंकि मेन चीज मुझे क्या लगता है कि एक्सपीरियंस जरूरी है। और उसके साथ ही आप आगे बढ़ सकते हैं, और वो तभी पॉसिबल है जब आप एक्सपीरियंस हो जाएंगे। आई थिंक एक बात जो मैं क्लास में भी बताता हूँ बारंबार, वो ये कि सपोज मैंने आज 10,000 रुपीज़ कमाया, कल जब 10,000 रुपीज़ मैंने गवा दिया तो मुझे लगा कि चलो कल का प्रॉफिट था, चला गया, इट्स फाइन। बट वो जो नैरेटिव था, उस नैरेटिव को मैंने इस प्रकार से चेंज किया कि जैसे मैंने 10,000 कमाया तो मैं 10,000 का लेट्स से कि रिलायंस का शेयर बाई कर लिया, ठीक है। अब जब नेक्स्ट दिन मेरा 10,000 लॉस हुआ तो मेरे को ये फील हुआ कि इतने रिलायंस के शेयर्स, इतने नंबर ऑफ शेयर मैंने गवा दिए, वो वाली फीलिंग ज़्यादा हर्ट कर रही है रादर 10,000 एज अ नंबर। तो मैंने ये शुरू किया ना कि जब मुझे लॉस हो रहा है ना, तो मैं इक्विवेलेंट मतलब इक्वली दिमाग में ये सोच रहा हूँ कि इतने में तो इतना स्टॉक आया था वो वाला, इतने में तो मैं वो शेयर बाई कर लेता, तो मुझे ज़्यादा चुभने लगा। तो क्या है कि लॉस आई स्टार्ट लाइक नॉट लाइकिंग द लॉसेस। लॉस तो होगा ठीक है, बट आई एम नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट ईजिली कि नहीं, लॉस से बचना है ना, रिस्की है, नहीं करना है, वरना वही बात है कि आज मेरा इतना शेयर चला जाएगा अकाउंट से, अपॉर्चुनिटी चली जाएगी। तो वैसे मैं अपने आप को रोक लेता हूँ। और आई थिंक ये वाला माइंडसेट ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि पैसा वो नंबर दिखता है, बट जब आप उसको सोचते हो शेयर, तो वो आज 10,000 का है, 10 साल बाद कहाँ होगा, 20 साल बाद कहाँ होगा, है ना। वो जो लोग कहानी नहीं बताते कि अगर आपने विप्रो में 1,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिया होता तो आज ये होता। तो 1,000 रुपये उस जमाने में इट यूज टू बी अ लॉट। उस जमाने में 10 रुपये सैलरी हुआ करती थी लोगों की। उसके पीछे भी मतलब देखा जाए ना, तो एक विप्रो के अलावा भी बहुत कुछ चीजें हैं। आप यस बैंक को ले लो, अगर लगा दिए होते तो क्या होता। आप सुजलोन ले लो, एग्जैक्टली और सुजलोन है, रिलायंस कम्युनिकेशन है, यस बैंक है, और आइडिया है। ये शेयर ऐसे हैं जो कि बर्बाद भी कर दिए हैं। एग्जैक्टली अगर ऐसे शेयर में पैसा लगा दिए होते तो बर्बाद भी हो चुके होते। तो इसीलिए बोलते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है, ताकि ठीक है, किसी को नहीं पता है कि इस बाजार का फ्यूचर क्या होने वाला है। हाँ, ये है प्रेडिक्शन है कि एक्सपीरियंस है कि विराट कोहली 15 साल से बहुत अच्छा रन बना रहा है, 14,000 रन बना चुके हैं, तो आगे भी नेक्स्ट मैच में भी बनाएंगे। बट जरूरी थोड़ी कि बना ही लेंगे। तो मतलब एक प्रिडिक्शन है कि वो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। चलिए, एक और चीज़, मतलब कि बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि आप कभी भी अपना प्रॉफिट स्क्रीनशॉट शेयर नहीं करते हैं। अगर शायद शेयर करें तो हो सकता है कि हम बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट कर पाएँ, बहुत सारे लोगों को हमारे साथ जोड़ पाएँ। और बहुत सारे सोशल मीडिया पे ऐसा है, काम चल रहे हैं, लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, सच्चाई तो ये है कि जो एक्चुअल पैसा बना रहा है ना, वो ज़्यादा उस बारे में बात नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो बढ़िया प्रॉफिट कर रहे हैं, दे आर नॉट रेडी टू शो ऑफ। और वही वाली बात होगी ना कि अमाउंट मैटर नहीं करता है, कितना पॉइंट आपने कैप्चर किया वो ज़्यादा मैटर करता है। कोई 1 लॉट पे काम करके अगर 50 पॉइंट कैप्चर किया है, तो कोई वहाँ 100 लॉट पे काम करके 10 ही पॉइंट कैप्चर करके ज़्यादा स्क्रीनशॉट दिखा देगा। एक दिन दिखा दिया, 2 दिन दिखा दिया, तीसरे दिन जब मार्केट पलटा, है ना, तो वो बड़ा लॉस भी लेने के लिए, क्योंकि कैपिटल ज़्यादा आपने इन्वॉल्व किया है, तो रिस्क इज ऑल्सो मोर। तो कहीं ना कहीं वो वाला ट्रेजेक्ट्री स्पेशली हमारे जितने भी ट्रेनर हाँ, हैं, है ना, उसमें नहीं है। कोई नहीं करता ऐसा। और शायद ये इसलिए नहीं करते क्योंकि कभी विनय सर नहीं किए, और ना हमने देखा एज अ लीडर कि ऐसा कुछ करना होता है जस्ट टू अट्रैक्ट पीपल। सो वी ऑल्सो फील लाइक कि नहीं, ये एथिक्स के खिलाफ है। आप बहुत ज़्यादा अपने प्रॉफिट के बारे में बड़ी बड़ी बातें ना करें, रादर अपने काम करते रहिए, है ना। बाकी लोग, सीधी सी बात है, वही है कि अगर आप टाइम देंगे तभी सीख पाएंगे और तभी आप कमा सकते हैं। क्योंकि प्रॉफिट देखकर आप आ तो जाएंगे, बट वही दिल दुखा के जाएंगे, कोई मतलब नहीं है। सच्चाई है। आपका ड्रीम पोर्टफोलियो कैसा होगा?
वेल मेरा ड्रीम पोर्टफोलियो मैंने जो प्लान किया है $1 मिलियन का, जो कि करंटली आई थिंक लगभग 8.5-9 CR का। मैं जब $1 मिलियन का पोर्टफोलियो क्रिएट कर लूँगा, मैं एक बार मतलब लोगों को दिखाना चाहूँगा, ऑनलाइन शो करना चाहूँगा कि सी गाइस फाइनली आई हैव अचीव्ड द ड्रीम। तो $1 मिलियन का पोर्टफोलियो मुझे बनाना है, एक ड्रीम है। लेट्स सी कितना टाइम लगेगा। ओके, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड या ETF? स्टॉक मार्केट का हिस्सा ही है म्यूचुअल फंड और ETF। अब अगर आप पूछेंगे म्यूचुअल फंड या ETF, मेरे को ETF ज़्यादा अच्छा लगता है, जस्ट बिकॉज एक्सपेंस रेशियो कम है, जस्ट बिकॉज रियल टाइम ट्रेडिंग हो रहा है। और अगर आप देखोगे US वगैरह कल्चर में ना, तो ETF बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है ना। म्यूचुअल फंड में कोई बंदा बैठा है जो कि डिसीजन मेकिंग कर रहा है। ETF में क्या है कि हम अपने हिसाब से प्री डिफाइंड बास्केट में एंटर कर ले। तो मैं अभी मोस्ट लाइकली ETF की तरफ जा रहा हूँ। हाँ, वैसे म्यूचुअल फंड भी बुरा नहीं है अगर आपको कोई एक ट्रस्टवर्दी बंदा जो आपके फंड मैनेज करे। फॉर एग्जाम्पल विनय सर अभी राइट नाउ बहुत सारे लोगों का म्यूचुअल फंड हैंडल कर रहे हैं। वो एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र है, वो एक रिसर्चर है। तो अगर मुझे लगता है कि मैं अपना पोर्टफोलियो उतने बेहतरीन तरीके से मैनेज नहीं कर सकता हूँ, तो इट्स अ गुड थिंग कि मैं एक एक्सपर्ट को सौंप दूँ जिसके ऊपर मेरा पूरा विश्वास है, जो करोड़ों की फीस ले रहे हैं। एग्जैक्टली मतलब वो एक ट्रस्टवर्दी व्यक्ति जो कि एलिजिबल है, जो कि कर सकते हैं और जो शायद हमसे बेहतर कर सकते हैं। तो अगर मुझे करना होगा तो आई विल गो विद अ ट्रस्टवर्दी थिंग। करंटली मैं ETF में थोड़ा इन्वेस्ट करता हूँ, और बेसिकली जब भी मुझे प्रॉफिट होता है इंट्राडे में, तो मैं ETF की तरफ अप्रोच करता हूँ। मेरे अकॉर्डिंग जिनको ज़्यादा समझ नहीं आता है, ETF या म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए। जो करोड़ों की फीस ले रहे हैं तो ऑब्वियसली अच्छे तरीके से फंड को मैनेज करेंगे। एग्जैक्टली। और एक नॉमिनल सा चार्ज है जो कि बनता है और देना चाहिए, जो कि बनता है देना चाहिए, क्योंकि पर्सनली आप उस व्यक्ति को हायर नहीं कर सकते है ना, बट वो म्यूचुअल फंड एजेंसी के थ्रू आप हायर, मतलब एक्चुअली वो आपके लिए काम कर रहे हैं। तो यू एक्चुअली हायर्ड दैट पर्सन। मार्केट क्रैश से कैसे बचा जा सकता है? क्रैश से कोई बचा नहीं है, पोर्टफोलियो रेड होना है। इसमें कोई बचाव नहीं है। इसमें ये समझना है कि जो भी बेकार के आइटम्स है, जो भी बेकार के स्टॉक दिख रहे हैं, बेकार के स्टॉक इन अ वे कि जहाँ पे वो कॉन्फिडेंस कन्विक्शन नहीं आ रहे, उसको हटाइए, है ना। और जो अच्छे स्टॉक है, करेक्ट हुआ है, आप एवरेज आउट करिए अगर आपका लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट है। म्यूचुअल फंड में SIP या लमसम? आई थिंक SIP बेटर है, क्योंकि आप एवरेज आउट करते हुए चल रहे हो। मान लीजिए मार्केट लोअर लेवल पे है, आप हर महीने पैसा लगा रहे हो तो एवरेज हो रहा है। अब मान लीजिए आपने एक लमसम अमाउंट डाल दिया और बाजार वहां से क्रैश कर गया, है ना, फिर आपको उस स्तर पे आने में शायद बहुत टाइम लगे, है ना। तो आई थिंक 2-4 साल लग सकता है। आई थिंक SIP इज बेटर। ट्रेडिंग साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट है या स्ट्रेटजी? वेल सक्सेसफुल ट्रेडर होने के लिए सच में बताएं दोनों चीज़। एक होता है स्ट्रैटेजी, जिस पर आपको काम करना ही पड़ेगा। एक बढ़िया सफल स्ट्रैटेजी नहीं होगा तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। और दूसरा क्या है कि एट द एंड ऑफ द डे आपको स्ट्रैटेजी पता है, किस राह पे चलना है आपको पता है, बट क्या आप चल रहे हो उस राह पे, भटक तो नहीं जा रहे हो। तो वहां पे आती है साइकोलॉजी। आई थिंक दोनों का बैलेंस बनेगा तभी आप बेहतर ट्रेडर बन के उभरेंगे। ओके, किसको प्रायोरिटी देंगे, ट्रेडिंग या 9 to 5 जॉब? देखिए, एक एक्टिव मनी मेकिंग सोर्स होना मेरे हिसाब से अच्छा है, क्योंकि ट्रेडिंग वॉलेटाइल चीज़ है। हाँ। कभी पैसा बनेगा, कभी पैसा नहीं बनेगा। तो ऐसा ना हो कि पैसा ना बने और घर वाले भूखे रह जाए, वो वाला स्थिति भी ना है। तो मेरे हिसाब से लाइक ज़रूरी नहीं कि 9 to 5 जॉब हो। डिजिटल दौर है, आदमी बहुत कुछ कर सकता है ना, ऑनलाइन बैठ के। और मेरे हिसाब से शुरुआती दौर में एक एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम, है ना, ट्रेडिंग को साइड वाइज लेके चलिए। जब ट्रेडिंग में आप सफलता पा जाते हैं, एक बढ़िया कॉर्पस क्रिएट कर लेते हैं ट्रेडिंग के थ्रू इन्वेस्टमेंट करके, है ना, देन आप धीरे से उस जॉब को साइडवेज करके क्विट करके फिर इसमें शिफ्ट हो सकते हैं। बट शुरुआती दौर में एक डायरेक्ट सोर्स ऑफ इनकम कहीं ना कहीं आपको मेंटली हेल्प करेगा। बिजनेस होना चाहिए। गोल्ड में फिजिकल इन्वेस्टमेंट करना सही है या डिजिटल? एब्सोल्युटली डिजिटल। आई थिंक ETF will be a better way। टैक्सेशन से आप बचेंगे, मेकिंग चार्जेस से आप बचेंगे, और सेलिंग में फिर आपको उतना सोचना नहीं होगा ना, डिजिटली इमीडिएट हो जाएगा वो चीज़ें। फिर सेलिंग के टाइम फिजिकल वाले में आपको कम पैसा मिलता है कभी कभी, है ना, कंपैरेटिवली। ओके, ट्रेडिंग के लिए कोई फिक्स टाइम? मुझे तो 2:30 के बाद ट्रेड ना करना बहुत अच्छा लगता है, कि लाइक शुरुआत में अगर ट्रेड मिल गया, शुरुआत के 1 घंटा बहुत क्रूशल, अच्छी वॉलेटिलिटी होती है, ट्रेड बन गया तो वेल एंड गुड, है ना। बाकी उसके बाद मैक्सिमम अगर बीच में कुछ बढ़िया ट्रेड मिला, इट्स गुड। 2:30 के बाद ट्रेड ना करें, ये बहुत अच्छा नियम है, क्योंकि वो 2:30 के बाद वाले ट्रेड ही अक्सर आपको फंसा देते हैं वॉलेटिलिटी में। सो आई थिंक 9:20 से लेकर के 2:30 के बीच में ट्रेड मिले तो आप करें। गिरते हुए बाजार में पैनिक सेलिंग के बारे में क्या बोलेंगे?
गिरते हुए बाजार में पैनिक सेलिंग के बारे में ये कहूँगा कि जब बाजार गिर रहा है और जिस दिन आप जान जाइए कि रिटेल इन्वेस्टर्स डर गए और बाजार को छोड़ के भागना शुरू किए, समझ लीजिए वहाँ पे बाजार बॉटम आउट कर जाएगा। वहाँ पे फिर एफआईआईज एंट्री करेगी जो ऊपर के लेवल पे सेल करके गई थी। हाँ। अब नीचे के स्तर पे जब रिटेल बेचेगा, भाव कम होगा, वहाँ पे वो खरीदेगी और बाजार वहीं से पलट के ऊपर चला जाएगा। क्या इन फ्यूचर क्रिप्टो रेगुलेशन में आ सकता है? ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे डिपेंड करता है, बट मुझे लगता है ना अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई क्लियर स्टैंड नहीं है क्रिप्टो को लेके। क्रिप्टो मैं जैसे बोला था शुरू किया था, फिर मैं बीच में एकदम बंद कर दिया। अभी मैं क्रिप्टो में ट्रेड नहीं करता हूँ, काफ़ी टाइम से नहीं करता हूँ। रीज़न सिंपल है कि मुझे गवर्नमेंट रेगुलेशंस के बारे में नहीं पता है कि गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है। बहुत सारी कंपनीज है जो इंडिया छोड़ के भागी। वॉजिरेक्स कंपनी है, आई थिंक वो लोग दुबई शिफ्ट हो गए। हाँ, वॉजिरेक्स वॉलेट वो विड्रॉ नहीं कर पा रहे पैसा। एक कंपनी है ज़ेप्पे जो मैं यूज़ करता था शुरुआत से। ज़ेप्पे कंपनी मेरा जो लास्ट में जो क्रिप्टो का फंड था वो लगभग 1.5 साल होल्ड कर दिया था। ये अच्छा खासा फंड था, उन्होंने होल्ड कर दिया, मुझे विड्रॉ ही नहीं करने दे रहे थे। क्यों? वी नीड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट योर ट्रांजेक्शन एंड ऑल दैट। फिर सारा इन्फॉर्मेशन दिए, लगभग 1.5 साल ईमेल पे कम्युनिकेशन हुआ। मुझे लगा क्या पता पैसा मिलेगा ही नहीं, बट फाइनली मिल गया। तो रेगुलेटरी इश्यूज़ तो इंडिया में है और जब तक गवर्नमेंट का क्लियर स्टैंड नहीं होगा तब तक लोग उस पर भरोसा भी नहीं कर सकते। कल को कुछ और टाइट रेगुलेशन आ गया कि चलो 30% नहीं 50% टैक्स, क्या करेंगे फिर आप? सो गवर्नमेंट शुड हैव अ क्लियर स्टैंड, बट ऐसा कुछ आता हुआ दिख नहीं रहा है मेरे को फिलहाल। मतलब ऐसा कुछ अभी फिलहाल है नहीं, और आए भी तो हमको क्या फर्क पड़ता है, तब होगा तब देखा जाएगा। हाँ, जब होगा तब देखा जाएगा। चलिए, तो बहुत सारी बातें हमने आज की इस पॉडकास्ट में, बहुत कुछ चीज़ें आपने बताई। तो क्या किया जाए, इसको हम ऐसे ही कंटिन्यू रखें या आगे के लिए कुछ आप बताना चाहेंगे ऑडियंस को, या कुछ और अपना ज्ञान देना चाहेंगे, टेक्निकल फंडामेंटल? देखिए, बताने के लिए तो बहुत कुछ है और बताना चाहेंगे। आई थिंक अगर ऑडियंस को ये कंटेंट पसंद आता है, क्योंकि मैं जनरली ऑन कैमरा बहुत सारे बातें करता नहीं हूँ, बट बहुत टाइम से बात चल रही थी हमारा कि आइए कुछ वार्तालाप करते हैं, कुछ पॉडकास्ट वगैरह लाते हैं। तो अगर ऑडियंस को ये पसंद आए वीडियो, अगर उनको अच्छा लगे और बढ़िया रिस्पॉन्स आए, तो लेट्स डू वन थिंग, हम लोग ऐसे कंटिन्यूसली कुछ चर्चाएं करते रहेंगे डिफरेंट टॉपिक पे। और किस टॉपिक पे करें ये ऑडियंस को ही बताने दिया जाए। कमेंट सेक्शन में जो भी टॉपिक लोग डिमांड करेंगे, सबसे ज़्यादा वोट जिसके लिए आएगा वो टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।